हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सीरीज। आज हम लोग इस सीरीज के अंदर सीक्वेंस सीरीज चैप्टर के कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे एडवांस के। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले ये आइडिया लगाते हैं कि एवरी ईयर इस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो अपने पास लिस्ट है बच्चों, 2009 से लेकर 2023 अप टू 2023 तक हर साल ऑलमोस्ट इन ईच ईयर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन नहीं भी होता है तो उसको ट्रिग्नोमेट्री या ऐसे कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में मिक्स करके भी पूछ लेते हैं। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं प्योरली सीक्वेंस सीरीज के जो कंसेप्ट है अपने, उसमें से कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो लगभग आप देख पा रहे हो 16 क्वेश्चंस 2009 से लेकर 23 के अंदर आ चुके हैं। और ये जो पीवाईक्यूज है उनको अपन ईयर वाइज सॉल्व नहीं करेंगे, इसको अपन टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे, ताकि क्या होगा कि आप जिस ऑर्डर में इसको पढ़ते हो, लर्न करते हो, उस ऑर्डर में इसको सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एपी, देन जीपी, देन एएम जीएम, फिर एजीपी, फिर एचपी, उसके बाद मिक्स वाले, है ना। इस ऑर्डर में अपन जाएंगे ताकि आपका साथ ही साथ लर्न करना भी हो जाए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन, लेट L1 L2 अप टू L100 बी कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस D1 एंड W1 W2 बी कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अनदर एपी विथ कॉमन डिफरेंस D2। यानी हमारे पास दो एपी है, इसमें फर्स्ट टर्म अपने पास L1, मान लीजिए L1 है और कॉमन डिफरेंस D1 है। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट टर्म है, ये कोई सा भी ये टर्म आप उठा सकते हो, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है L1 अब से लेके L100। और इसके अंदर दे रखा है W1 से स्टार्ट करोगे तो 100 टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स ही आएंगे और डिफरेंस आएगा D2। ऑलराइट, वेयर D1 D2 इक्वल टू 10 फॉर ईच I इक्वल टू 1 to 100 लेट RI be a rectangle with length Li, width Wi and area AI। अब यहाँ पर I इक्वल टू 1 to 100 के लिए बहुत सारे रेक्टेंगल बन रहे हैं, 100 रेक्टेंगल बन रहे हैं, जिसमें RI ये इंडिकेट करेगा जिसकी लेंथ Li है और विथ Wi है। मतलब अगर आप R5 की बात करोगे तो लेंथ हो जाएगी L5, विथ हो जाएगी W5 और उसका एरिया हो जाएगा A5। क्लियर? इफ A51 माइनस A50 इक्वल टू 1000 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A100 माइनस A90। बहुत आसान सा स्मूथ सा क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले अपन इसको यूज करते A51। देखो अब एरिया कैसे आएगा किसी भी रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू W, है ना, लेंथ इंटू विथ। तो यहां पर A51 चाहिए तो मैं कैसे लिखूं, L51 इंटू W51, राइट, होगा इतना। और उसमें से अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे L50 माइनस W50, दैट इज गिवन एज 1000। क्लियर हो गया? अब हर एक टर्म की वैल्यू यहां पर पुट कर लेते हैं। L51 क्या आएगा, L1 प्लस 50 D1। इसकी वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट टर्म है बच्चों यहाँ पर W1 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस D2। द सेम थिंग फॉर L50 W50 लिख दूं मैं यहाँ पर, दिस इज 49 ऑलराइट। तो ये हमें फर्स्ट स्टेप में क्लियर हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई करके एक रिजल्ट जनरेट करेंगे जिनको यूज करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड करने में। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखो L1 W1 प्लस माइनस से कट हो जाएगा, है ना, मन में ही कैलकुलेशन कर लो, वो स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद 50 इंटू 50 D1 D2, 49 इंटू 49 D1 D2, ऐसा एक स्टेप बचेगा। तो यहाँ पर लिख दूं 50 का स्क्वायर इंटू D1 D2 माइनस 49 का स्क्वायर इंटू D1 D2। ठीक है, फर्स्ट लास्ट कर दिए। अब देखो L1 D2 50 टाइम्स, देख रहे हो आप लोग, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। तो D1 W1 L1 D2, यहां पर भी बनेगा L1 D2 D1 W1। ये कितनी बार बनेगा, दिस इंटू दिस। तो यहां पर ये 50 टाइम्स बनेगा, 50 टाइम्स दिस प्लस 50 टाइम्स दिस, माइनस 49 टाइम्स दिस माइनस 49 टाइम्स दिस। तो 50 माइनस 49 कितनी बार बचेगा, 1 टाइम। तो मैं एक बार लिख दूं 1 टाइम L1 D2 प्लस D1 W1। ऑल राइट, ऑल क्लियर, है ना, बहुत आसान हो गया। एक स्टेप हमने मन में कर लिया तो क्या कैलकुलेशन उतनी बच गई हमारी। अच्छा अब क्या करेंगे, D1 D2 की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, 10 गिवन है, तो उसकी वैल्यू अपन पुटअप कर लेते। उससे पहले यहां पर भी देखो
चलो इन दोनों में से इसको मैंने कॉमन निकाल दिया, मैं यूं ही कर लेता हूं ताकि आपको दिख जाए। D1 D2 है मेरे पास 10 है ना, इसको मैंने दोनों में से कॉमन निकाल दिया और उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी बच्चों 10। अब 50 स्क्वायर माइनस 49 से क्या करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, तो 50 प्लस 49 एंड 50 माइनस 49, आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, आगे 10 एज इट इज, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 99, 99 इंटू 10 यानी 990, तो 990 सामने जाएगा, 1000 में से कट होगा तो वैल्यू बच जाएगी 10। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक रिजल्ट बन गया L1D2 प्लस D1W1 इक्वल टू 10। क्लियर हो गया? तो 2 स्टेप में हमें एक रिजल्ट मिल गया। अब बस सेम टास्क ये जो है हमें इसके लिए करना है और वैल्यू फाइंड कर देनी है। कर देंगे, चलिए कर देते हैं उसको भी। A100 माइनस A90, जरा ध्यान से लिखना ताकि मिस्टेक्स ना हो जाए कैलकुलेशन लिखने में। तो ये आ जाएगा L1 प्लस 99D1 इंटू W1 प्लस 99D2, राइट, माइनस L1 प्लस 89D1 W1 प्लस 89D2, राइट। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें सिंप्लीफिकेशन करना है और जो वैल्यू नॉन है D1 D2 नॉन है और ये रिजल्ट नॉन है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। फिर से इसमें L1W1 प्लस यहां पर भी L1W1 नेगेटिव, प्लस माइनस कट हो जाएगा, राइट है, जैसे इसमें करा था कॉपी, ये टर्म इसमें भी आएंगे। इसमें 99 का स्क्वायर माइनस 89 का स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख दूं 99 का स्क्वायर माइनस 89 का स्क्वायर, क्या आप डायरेक्टली इसको ऑब्जर्व कर लोगे बच्चों? और D1 D2 कॉमन रहेगा, D1 D2। चलिए अब फर्स्ट हो गए, लास्ट वाले का सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब क्या बचा, 99 D1W1 99 L1D2 दिख रहा है 99 टाइम्स, और इसमें 89 D1W1 89 L1D2, मतलब 99 एप्पल माइनस 89 एप्पल, कितने हो गए 10 एप्पल, और वो जो एप्पल है उसकी वैल्यू हमें यहां से पता है। क्लियर हो रहा है? अगर आपको डायरेक्टली ना समझ में आए तो एक स्टेप लिख दो, सिंप्लीफिकेशन ही तो है। 99 एप्पल माइनस 89 एप्पल मतलब 10 एप्पल, तो प्लस टाइम्स 10 एप्पल, और 10 एप्पल लिखूं, चलो एक बार यहां पर D1 D2 लिखा है तो उसमें भी लिख लेता हूं, L1 D1 D2 प्लस D1 W1। क्लियर हो गया? L1 D2 W1 D1, ये 99 टाइम्स होगा दोनों टर्म्स, ये 89 टाइम्स होगा, तो सब ट्राई करेंगे 10 टाइम्स बचेगा। बस दोनों का वैल्यू पुट अप कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 190 है ना, 190 में से 2 तो 188। चलिए अब ये ध्यान रखें, ये वैल्यू 1 नहीं है, यहां पर गलती से ये तो 1 आ गई थी हमारी, बट ये 1 नहीं है, ये कितना होगा 10 टाइम्स होगा, इंटू 10, इसका वैल्यू भी यहां पर है हमारे पास 10, बीच में आएगा मेरे पास प्लस 10 और यहां पर 10, तो बस इसको ऐड कर दो, 18,800 प्लस 100 कितना आ जाएगा 18,900, तो 18,900 ये हमारा आंसर बनना चाहिए। तो बहुत स्मूथ क्वेश्चन, बस कुछ स्टेप ओमिट करते ना तो क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट 2018 terms of the AP this one, and y be the set consisting of the first 2018 terms of the AP this one, then the number of elements in the set x union y। अब बहुत ही प्यारा सा हमारा एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है सेट थ्योरी का, कि जब x यूनियन y करेंगे तो x के एलिमेंट प्लस y के एलिमेंट माइनस उन दोनों के कॉमन एलिमेंट, तो अल्टीमेटली टास्क क्या बचा बच्चों यहाँ पर कि इन दोनों के कॉमन जो टर्म्स है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं पहले AP लिख दूं, पहली AP क्या आएगी 1 6 11 अप टू 2018 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म कौन सा आएगा वो मैटर करेगा, क्यों? क्योंकि दोनों में से जो कॉमन आएगा छोटा वाला टर्म वो लेंगे। मान लो ये 1 से 1000 है, ये 1 से 5000 है, तो कॉमन टर्म्स कौन से आएंगे 1 से 1000 वाले, समझ में आ गई, उसमें जो जो आए वो। तो यहाँ पर अपन 2018 लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये लास्ट टर्म लिख रहा हूं मैं ना बच्चों, तो फर्स्ट टर्म 1 n-1 इंटू डी, इसमें d कितना दे रखा है बच्चों 5, तो d इक्वल टू 5, तो कितना हो जाएगा ये 85 0 और 10 10,085 तो 10086। ठीक है, चलिए ये रफ वर्क था। अब यहाँ पर दूसरी सीक्वेंस भी लिख लेते हैं, बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। अभी तो ये जेई मेन लेवल का क्वेश्चन बन गया है ना बच्चों,
9, 16, 23 अप टू 2018। चलो उसको भी चेक कर लेते हैं, कितना आ जाएगा फर्स्ट टर्म n-1 इंटू डी। अब इसके लिए डी कितना दे रखा है हमें बच्चों, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 दे रखा है, इज दैट राइट? 3 + 4, यस राइट, तो 7। सो 9 प्लस दिस इंटू दिस ये करेंगे। अब जाहिर सी बात है यहाँ दिस इंटू दिस करा, यहाँ दिस इंटू दिस करूंगा तो ये बड़ी वैल्यू ही आएगी, तो लिखने की ही जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों में जो कॉमन है ना, x के अंदर टर्म्स कितने हैं, y के अंदर कितने हैं और कॉमन कितने हैं। अब कॉमन के लिए क्या होगा, देखो मैं आपको फाइनल फॉर्म लिख के बताऊं। नंबर ऑफ x यूनियन y कैसे आएगा, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बच्चों, ठीक है। तो ये तो 2018 है, ये भी 2018 है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब कॉमन टर्म्स क्या आएंगे, जो दोनों में कॉमन हो, और वो अप टू क्या आ सकते हैं, अप टू स्मॉलर टर्म, तो यहां तक ही आ सकते हैं। इसको कैलकुलेट ही मत करो, ऐसे ऐसे ना अपन ना 15 सेकंड 20 सेकंड्स कर करके बहुत सारे टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। इसको छोड़ दूं, जो भी आए, ये टर्म है ना, ये 1000 इससे ग्रेटर आ रहा है, बस मुझे इतना पता है, हाँ कि ना आ रहा है। चलो अब क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन पार्ट, इसके मुझे टर्म्स निकालने हैं, तो इन दोनों में कॉमन टर्म्स, अब वो कॉमन कौन सा आएगा, दो एपी का कॉमन क्या होता है, फर्स्ट पहला कॉमन टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी एलसीएम ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द टू गिवन एपीस, राइट। तो यहां पर मेरे पास कॉमन टर्म्स क्या आएंगे, कॉमन टर्म्स बच्चों मेरे पास आ जाएंगे। सबसे पहला क्या आएगा, 11 के बाद कितना आ जाएगा 16, तो देखो 16 दोनों में कॉमन आ गया, तो 16 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा उसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका D5 है, इसका 7 है, तो 35 ऐड करेंगे, 35 ऐड करेंगे तो ये 51 बन जाएगा, 51 ऐसे टर्म्स बनेंगे। अब कितने टर्म्स आ रहे हैं वो मुझे नहीं पता और वो मुझे फाइंड करना है। तो लेट सपोज कि इसमें n टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है ना, कितने आ रहे हैं n टर्म्स, और n क्या है, यही तो मेरा काउंट यहाँ सबट्रैक्ट होगा। बात समझ में आ गई? तो n टर्म्स आ रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा, जो लास्ट टर्म है वो आपका इससे छोटा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? वो भी इंटीजर, ऐसा n निकालो कि जो लास्ट टर्म है इसके बराबर या इससे छोटा हो जाए। तो अपन एक काम कर लेते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे an का, an इक्वल टू a प्लस n-1, n कितना आएगा इसका 30, n-1 में डिफरेंस लिख रहा था यहां पर n-1 इंटू डिफरेंस। अब डिफरेंस कितना है इनका 35। अब ये जो nth टर्म आएगा वो किसके बराबर है, छोटा आना चाहिए, जो स्मॉलर टर्म है इसके छोटा होना चाहिए, 10086। तो यहां से जो मुझे n की वैल्यू मिलेगी वो मेरा फाइनल आंसर होगा कॉमन टर्म्स का। क्लियर हो गया? दोनों के कॉमन टर्म से स्टार्ट करा, एलसीएम जो है वो डिफरेंस बन गया, डिफरेंस का एलसीएम डिफरेंस बन गया, और लास्ट टर्म मेरा इसके छोटा या इससे इक्वल होना चाहिए। तो बस यहाँ से आपको n की जो इंटीजर वैल्यू मिले वो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो बहुत सिंपल सा टर्म हो गया मेरे पास, n-1 इंटू 35 लेस और इक्वल टू दिस माइनस दिस, कितना आ जाएगा 10070, राइट है। चलिए तो n-1 कितना आ जाएगा, लेस और इक्वल टू, अब इसको डिवाइड कर लेंगे 10070, थोड़ा सा ये टास्क है अपन कर लेते हैं, 2 से होगा 70 है ना, 0 है ये, 307, तो 9 से हो जाएगा, नहीं होगा 8 से होगा, तो 35 इंटू 8 280 है ना, 7 इंटू 4 280, सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 27 होगा और यहाँ से 7 आएगा, फिर से 7 से चलेगा तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं इंटीजर ले लेता हूँ क्योंकि पॉइंट में तो वैसे भी कुछ मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 287 पॉइंट समथिंग, पॉइंट मान लो अपन रफली कुछ भी लग सकते हैं यहाँ पर। अब -1 है वहाँ पर प्लस कर दे तो कितना आ जाएगा अल्टीमेटली n लेस और इक्वल टू 288 पॉइंट समथिंग। अब 288 पॉइंट समथिंग से छोटा वाला इंटीजर जो n हो वो कितना आएगा 288, तो माइनस का 288। बात पकड़ में आ गई? कितने टर्म्स आएंगे कॉमन? अब देखो इतने पॉइंट में तो आ नहीं सकते, नंबर ऑफ टर्म्स इंटीजर होना पड़ेगा, 5 टर्म 10 टर्म 50 टर्म, तो n की वैल्यू 288 आ सकती है, यानी 2018 टर्म्स इसमें है, 2018 टर्म्स इसमें है, और इसमें से अपन कॉमन टर्म्स 288 निकाल देंगे तो अपना आंसर बन जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आपका आंसर बनेगा। कितना आंसर बनेगा वो भी चेक कर लेते। ये हो जाएगा 4036 माइनस 288, तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर ले, 8 आएगा, यहाँ पर
2 था, ये 9, ये 3 और ये 12, 12 माइनस 3 4 7 3748, हाँ परफेक्ट आंसर है, 3748 हमारा आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन छोटा सा ही था बट ध्यान ये रखना है कि कैसे लास्ट में कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीरीज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल sides of right angle triangle are in AP. If the triangle has area 24, then what is the length of its smallest side? क्या आपको ये लग रहा है ये NCERT टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है? 2017 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना भी नहीं है, 5-6 साल पुराना क्वेश्चन है। तो बहुत नॉर्मल सा टास्क है कि सर एक काम करो, यहाँ पर अपन इसको AP में ऐसे एज्यूम कर ले, a माइनस डी ए एन ए प्लस डी, है ना, बहुत नॉर्मल सी बात है। अब क्या बोल रखा है उन्होंने, एरिया 24 है, तो 24 इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, एक काम हो गया। दूसरा क्या काम होगा कि अगर ये एपी में है तो अपने को क्या पता है, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता है, a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस डी का स्क्वायर। बात पकड़ में आई। तो क्या यहाँ से हमें कोई ना कोई रिलेशन मिल जाएगा ए और डी का, देख लो। अब यहाँ डी स्क्वायर डी स्क्वायर कट हो जाएगा, ए स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ माइनस 2d, यहाँ प्लस 2d, तो यहाँ 4ad। बात पकड़ में आई। ए स्क्वायर डी स्क्वायर इसका और इसका कट हो गया, दोनों तरफ दिख रहा है मन में होता हुआ, है ना, दोनों कट हो रहे, माइनस 2ad प्लस 2ad प्लस 4ad बन जाएगा। तो यहाँ से अपन ए काट ले, क्योंकि ये तो जीरो ले नहीं सकते वरना ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, तो a इक्वल टू 4d, ये रिलेशन आ गया, इसको इसमें पुट कर दो। अगर मैं इसको इसमें बच्चों पुट कर दूंगा, जो पहला रिजल्ट है, तो क्या बन जाएगा, 48 इक्वल टू 4d इंटू 4d माइनस डी यानी 3d, तो ये कटेगा 12 4 जा डी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो d इक्वल टू 2। नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि वरना फिर वो अगर ए कुछ छोटी वैल्यू आई तो वो फिर नेगेटिव हो जाएगा। आप कोई सा भी लो, अब पता ही है कि ये हाइपोटेनस इससे बड़ा होना चाहिए, तो d पॉजिटिव लेना बनता है, तो d इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या पूछ रखा है, लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। अच्छा d आ गया तो a कितना आएगा, a 4 गुना था तो 8 आएगा, तो स्मॉलेस्ट साइड ये लग रही है मुझे, है ना बच्चों, स्मॉलेस्ट साइड कितने आ जाएगी, a माइनस डी, तो 8 माइनस 2 यानी 6, तो 6 ये होगी, ये 8 होगी, तो वो 10 होगा, मतलब 6 8 10 वाला ट्राइंगल ये बनना रहा था। क्लियर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, एक एपी है जिसके सारे टर्म्स जो है वो नेचुरल नंबर्स है। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इस 6:11, अपन समझ लेते हैं कि 7 अपन S11 इक्वल टू 6/11 दे रखा है ना, 7 टर्म्स और 11 टर्म्स, एंड द 7th टर्म लाइज बिटवीन 130 एंड 140, ये भी दे रखा है मुझे। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रखा है, सबसे पहले इसको मैं लिखूं तो 130, चलो एक काम करो, इसका फर्स्ट टर्म को a बोल दूं, कॉमन डिफरेंस को d बोल दूं, तो ये क्या आएगा, a प्लस 6d 140। अब आप समझ लो मेरी बात को कि अगर मुझे a और d का रिलेशन मिल गया, मान लो a बराबर 10d, तो a इक्वल 10d पुट कर दूंगा, मुझे d का रेंज मिल जाएगा। अगर a की रेंज चाहिए तो d इक्वल टू उसका a के फॉर्मेट में पुट कर दूंगा, तो मुझे d की रेंज मिल जाएगी। पूछा क्या हुआ है, कॉमन डिफरेंस, मतलब मुझे d तो रखना है, t तो फाइंड करना है, तो a को रिमूव कर दूंगा। चलो यहाँ से कितना आ जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से 11/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिख रहा है। अरे सर क्वेश्चन ही बन गया कुछ, मतलब ये एग्जैक्टली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली मतलब खाली वैल्यू चेंज करी होगी, बस उतना ही, है ना। तो देखो ये 2 कट हो गया, ये 11 कट हो गया, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 12a प्लस 60d इक्वल टू 14a प्लस 42d, जरा चेक कर लेंगे एक बार, है ना, गलती ना हो जाए। चलो अब यहाँ से इस यहाँ तो हो गया 2a और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 18d, तो 9d इक्वल टू a, है ना, ये d है, तो a की जगह बच्चों 9d पुट कर दो, 130 माइनस 9d प्लस 6d, तो 15d,
15 से डिवाइड कर दो बच्चों, ये कुछ 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और ये आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग। अब आपको पता है कि अगर ये नेचुरल नंबर्स है तो इसका d जो है वो भी नेचुरल होना चाहिए, तो d क्या आएगा सर 9, है ना, एक ही तो d बचा, d इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पैक कंटेन्स n cards numbered from 1 to n. 2 consecutive numbered cards are removed from the pack, है ना, 2 consecutive नंबर वाले कार्ड को अपन रिमूव कर रहे हैं। एंड द सम ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, है ना, कार्ड जो है उसका 1 2 2 4 है। इफ द स्मॉलर टू द नंबर ऑन द रिमूव्ड कार्ड इज k, अगर जो 2 कार्ड निकाले उसमें छोटा वाला जो कार्ड है उसका नंबर k है, तो k माइनस 20 की वैल्यू क्या आएगी। एडवांस 2023 13 का क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, देखो सोचना कैसे है। अब आपको ये करना है, 1 से n तक कार्ड है, पिक्चर बन गया दिमाग में। अब कोई भी 2 कंसेक्यूटिव कार्ड उठाने हैं, उठा लिए। अब उनके बाद जो बच्चों कार्ड बचेगा उनका समेशन, नंबर का समेशन, वो आपको दे रखा 1 2 2 4। तो आपको निकालना है कि जो रिमूव हुआ वो कार्ड का नंबर कौन सा था अल्टीमेटली। कैसे करेंगे? अब देखो इसके हमारे पास 2 अलग अलग मेथड्स है। तो स्मॉलेस्ट मेथड क्या है वो मैं आपको बता दूं। स्मॉलेस्ट मेथड ये है कि आप ये पता लगाओ कि जो 1 2 2 4 है ना, वो किन दोनों रेंज के बीच में आ सकता है। मतलब देखो आप सोचो कि मेरे पास 1 से लेके 1000 तक कार्ड पड़े हैं, ठीक है। अब मुझे 2 कार्ड हटा के बाकी जो कार्ड है उनका समेशन करना है। तो वो समेशन हाईएस्ट कब आएगा? जब मैं 2 छोटे वाले कार्ड निकाल दूं। पिक्चर बन रहा है? जब मैं 1 और 2 को निकाल दूंगा ना, तो 3 से लेके 1000 का समेशन जो है ना वो हाईएस्ट आएगा। गेटिंग इट? और मैं दूसरा केस ये कर दूं कि बड़े वाले 2 नंबर निकाल दूं, तो 1 से लेके 998 तक का जो समेशन आएगा वो स्मॉलेस्ट आएगा। अब बीच में से किसी ने 2 कंसेक्यूटिव कार्ड निकाले, उनका रिमेनिंग कार्ड का समेशन इनके बराबर ही आएगा, इनके बीच में ही आएगा। बराबर नहीं, इनके बीच में ही आएगा। बात पकड़ में आ रही है? बिगेस्ट नंबर कब आएगा? जब आपने 1 2 निकाल दिया। तो इसकी मैं रेंज लिख दूं कि बिगेस्ट सम है और स्मॉलेस्ट सम है, वो कहाँ हो सकता है। तो बिगेस्ट तब आएगा जब मैं सम ऑफ एन नंबर्स, यहां पर मैं सम ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स बोल रहा हूं, यहां पर सम ऑफ हाईएस्ट बोल रहा हूं और यहां पर सम ऑफ लोवेस्ट बोल रहा हूं, ताकि आपको दिखे, है ना। हाईएस्ट कब आएगा? चलो पहले ओरिजिनल सम क्या था मेरा एन नंबर्स का, nn+1/2, nn+1/2। उसमें से क्या निकाल रहा हूं? एक नंबर और 2 नंबर वाले कार्ड निकाल रहा हूं। तो ये समेशन हाईएस्ट आएगा, आपको दिखना चाहिए। और जब स्मॉलेस्ट कब आएगा? जब मैं nn+1/2 पूरा समेशन था उसमें से एक तो n निकाल रहा हूं और उसका छोटा वाला टर्म्स n-1 निकाल रहा हूं। गॉट इट? तो यही एक कंसेप्ट था जो आपको लगाना था इसमें, है ना। यही इजीएस्ट मेथड है और यही सोचने की तरीका है। इसका एक और भी एक मेथड है, वो अपन नहीं करेंगे, वो थोड़ी सी लंबी मेथड है ना, फैक्टर बनाने पड़ेंगे उसमें। इसमें बिना फैक्टर के काम चल जाएगा, है ना, इसलिए ये बेटर मेथड है, देख लेना। अब क्या करेंगे? अब एक बार एलसीएम लेना चाहे तो एक बार एलसीएम ले लो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, एक बार हिसाब किताब लगा लेते हैं। ये n² बनेगा प्लस n माइनस का 2n, तो माइनस का n और +1 तो +2। कैलकुलेशंस बच्चा चेक करना। इसका डबल मैं डायरेक्टली लिख दूं, डबल मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अल्टीमेटली हिसाब किताब कर रहा हूँ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ। कितना हो जाएगा? 2448, है ना। आप लोग चेक करो और गलती लगे तो बताओ यहाँ पर गलती है। ये हो जाएगा n² प्लस n है माइनस का 6 बन जाएगा, ठीक है, सब कुछ सही है। चलिए अब मुझे यहाँ पर दोनों के अलग अलग फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ मुझे ये चेक ही नहीं करना है कि n की दोनों की कॉमन वैल्यू, मान लो मैं ये बोलूँ कि बच्चों x जो है वो 5 से 2 के बीच में है और मैं बोलूँ कि x जो है वो इनके बीच में है ना। यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ, लेस और इक्वल टू की जगह एक हटा देता हूँ। मैं खाली आपको समझा रहा हूँ कि अपन डायरेक्टली कैसे आइडिया लगा पाएंगे। ऐसा मैं बोल तो आप क्या करोगे? इसका सेट लिखोगे, इसका सेट लिखोगे और नेचुरल नंबर क्या क्या पॉसिबल है वो चेक करोगे। तो यहाँ बिना सेट लिखे आप इसके अंदर चेक करो कि n की क्या वैल्यू ले तो ये सही हो पाएगा। दूसरी बात, आप ये भी जानते हो कि क्या इसमें n की यूनिक वैल्यू आएगी, हाँ या ना? बिल्कुल यूनिक वैल्यू आएगी, वरना क्या होगा? मान लो अपना एग्जाम्पल याद करो बच्चों, 1 to up to 1000 कार्ड थे, तो 1000 कार्ड लो, उसमें मैं 40 नंबर का और 41 फर्स्ट कार्ड में निकाल रहा हूं, है ना। तो इससे रिमेनिंग कार्ड का समेशन मेरा आ रहा है 1 2 2 4।
तो क्या ये 1 से लेके, मान लो मैंने 500 कार्ड लिए, उसमें से 40th कार्ड निकाला एंड 41st कार्ड निकाला बच्चों, तो क्या इसका भी रिमेनिंग का सम इतना आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, दोनों अलग नंबर आ गए ना। तो इसका मतलब यह है कि n की यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए। पहला पता ये लगा कि यहाँ से मुझे n निकालना है डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग देम, अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, बहुत लंबा होगा, ट्रस्ट मी। और यहाँ सीधा कैसे सोच सकते हैं? सोचना कैसे बच्चों, मैं ये आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सर ने ऐसे सॉल्व कराया तो बस यही करना है। नया क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोचोगे बच्चों आप लोग? ऐसे सोचना है आपको, n की यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए और यहाँ से अपन n की वैल्यू डायरेक्टली निकालेंगे। अब आती है बात कैसे निकालेंगे, तो वो उसका आंसर है हिट एंड ट्रायल, और वो भी स्मार्ट वे में, ताकि एक ही ट्राई में या सेकेंड ट्राई में आपको गारंटेड आंसर मिल जाए, है ना। गारंटी समझते हो ना, पक्की वाली गारंटी। तो यहाँ पर अपन n की वैल्यू सोच रहे हैं। अब एक और चीज सोचो, यहाँ एन स्क्वायर, जितने बड़ा आप नंबर लेते हो ना, मान लो आपने नंबर ले लिया 10, उसका स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो 100 एंड 10 के बीच में कितना अंतर है? 100 ही बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर है ना। तो यहाँ एन स्क्वायर है और बीच में अपने को लाना है 2448 के आसपास की वैल्यू, मतलब एन स्क्वायर ही डोमिनेटिंग है और उसकी वैल्यू इसके बराबर। ये किसके आसपास लग रही है जरा सोचो ना, कौन सा नंबर ऐसा जिनका स्क्वायर आपको पता हो और 2400 के आसपास हो? हाँ सर 50, 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो या तो आंसर 50 होगा या 49 या 51, इसके आसपास का ही होना चाहिए। आई बात समझ में? अगर आपने फैक्टर बनाया ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, सीधा आंसर मिल जाएगा। अगर n इक्वल टू 50 रख के चेक करो क्या ये सही हो रहा है, अगर सेटिस्फाई हो तो n इक्वल 50 100% करेक्ट आंसर है बिना कुछ सोचे, और अगर ना हो तो 49 चेक कर लो या फिर 51 चेक कर लो, और वो भी आपको समझ में आ जाए कौन सी वाली वैल्यू ज़्यादा बेटर रहेगी। तो बाय हिट एंड ट्रायल या बाय ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू 50 पुट कर लेते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा? 2500 माइनस 50 प्लस 2 लेस और इक्वल टू 2448 लेस और इक्वल टू 2500 प्लस 50 माइनस का 6, तो इसकी वैल्यू आएगी 2544। 2500 से बड़ी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 2500 से छोटी, और ये वैल्यू बीच की, मतलब एकदम परफेक्ट हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है, विच मीन्स कि n इक्वल टू 50 इज द राइट आंसर। मतलब जो हमने पहला ही जो हमने हिट एंड ट्रायल में लगाया, थोड़ा सोच के लगाया था इसके आसपास का, तो n इक्वल टू 50 आ गया। अब क्या करेंगे, अब आपको जो अननोन था ना वैल्यू वो मिल गया। अब क्वेश्चन ये बन गया कि सर 1 से 50 कार्ड है, 2 कार्ड निकाल रहे हो, रिमेनिंग का सम ये आया, तो आप क्या करेंगे, टोटल समेशन कितना आएगा, n प्लस 1/2, है ना। उसमें से आपने मान लो कोई 2 कार्ड निकाले हैं, वो स्मॉलर है, वो k है, तो k और k प्लस 1 ये 2 कार्ड निकाले, छोटा वाला k बोल रखा है, तो उसमें से k को निकाल देते और उसके k प्लस 1 जो बाई है उसका, उसको भी निकाल देते कंसेक्यूटिव वाला, डन। और इसका समेशन कितना आना चाहिए, कहाँ गया 1224। क्या यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी? आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ से अपन -2k, अच्छा इसका 2 भी है ना, तो वो कर लेते हैं, 50 × 15 कितना आएगा, 2550, है ना, 2550, और माइनस ये 2k आएगा तो 4k, -1 तो -2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2448, ऑल राइट। तो 4k प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4k प्लस 2 की वैल्यू लगभग मेरे पास आ जाएगी 2 के बराबर, है ना, सही हो रहा है। अच्छा 2448 माफ करना, तो ये हो जाएगी 50 एंड 52 102, है ना, 102। एक बार चेक कर लेते हैं, इसको 50 करने के लिए 2 चाहिए और 100 तो 102 आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 2 कटेगा, 4k k बराबर 25, 4k बराबर 100 तो k बराबर 25। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। k की वैल्यू 25 पूछा क्या है मुझे, k माइनस 20, तो 25 माइनस 20 कितना आना चाहिए, 5। आगे बात पकड़ में। तो बहुत बार बच्चों ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन ना अपन ने बहुत बार देखा होता है, बट वो समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि या तो उसकी मेथड टफ है या वो जो समझाना चाह रहे हैं वो हमें समझ नहीं आता। इसमें बहुत ही स्मूथली हमने बता दिया, कौन सा स्टेप कैसे आ रहा है वो भी हमने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, let a1 a2 a3 a100 be an arithmetic progression with a1 equal to 3। फर्स्ट टर्म 3 है, sp इक्वल टू डेफिनेशन दे रखी है समेशन की, ai i इक्वल टू 1 to p समेशन 1 लेस और इक्वल टू p लेस देन 100, अप टू 100 तक ही सोचना है, आगे में ये नहीं लगाना है। फॉर एनी इंटीजर n विथ 1 से लेके 20 लेट m इक्वल टू 5n, m इक्वल टू 5n। इफ sm अपॉन sn does not depend on n then the value of a2 हमें निकालना है।
बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है ये। देखो एस एम अपॉन एस एन, एस एम क्या आएगा, एम बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब डी हमारे पास नहीं है ना, डिवाइड बाई एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत बढ़िया। अब क्या, दो ही स्टेप बचे क्वेश्चन के, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो टू कट हो गया, m की जगह पर 5n बच्चों में पुट कर लेता हूं। अगर m की जगह 5n पुट करूंगा तो क्या आप समझ पाओगे, ये 5 हो जाएगा, है ना। 5n पुट करो, n कट गया। यहाँ पर भी 5n पुट कर दो। ऐसे करने से एक स्टेप बच जाता है। मैं बार बार वही कर रहा हूँ, आप लोग कहेगा सर यार सर तो बहुत स्टेप काट रहे हैं। आपको भी ये करना पड़ेगा बच्चों एडवांस में, सारे क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट बोल रहा हूँ, सारे टिक नहीं लगाने, अटेम्प्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। चलो अब क्या करेंगे, 6 माइनस डी। अब इसमें n को अलग कर देंगे ना, n को अलग कर देंगे तो 6 माइनस डी प्लस 5nd, और नीचे कितना बच जाएगा, 6 माइनस डी प्लस nd। चलिए आगे 5 मल्टीप्लाइड है। और अब क्या बोला हुआ है, इफ दिस इज इंडिपेंडेंट, इफ दिस इज इंडिपेंडेंट, कहाँ बोला, डज नॉट डिपेंड ऑन n, मतलब n को, n की वैल्यू से उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास दो कंडीशन बन रही है। बाई चांस कभी ही ऐसा होता है एडवांस में दो आंसर पॉसिबल हो रहे हैं, और ये 2011 का क्वेश्चन है तो इसमें दो आंसर ही पॉसिबल हो रहे थे। उसके बाद बोनस हुआ नहीं हुआ ये अपने प्रश्न की बात नहीं है ना, अपन तो सॉल्व करेंगे इसको। अब इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये बच्चों, क्वेश्चन में आपका n वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं, मैं इसको अगर जीरो बना दूं, सोचो जरा, मैं इसको जीरो बना दूं तो दिस अपॉन दिस आएगा, n कट जाएगा, इंडिपेंडेंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, n कट गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसका मतलब है 6 माइनस डी को जीरो करने से भी आंसर आ रहा है, मतलब डी इक्वल टू 6 एक वैलिड है, वैलिड एंट्री है। दूसरी बात, दूसरा क्या सर आप बोल सकते हो, बच्चा डी को ही जीरो कर दो ना। अब इस क्वेश्चन को स्मार्टली डिजाइन करने के लिए ये दिया होना चाहिए था कि नॉन जीरो टर्म्स है ना। अब ये बोला नहीं है, इसमें ये बोला नहीं है, तो अपन कुछ भी रह सकते हैं। तो डी की जगह जीरो भी वैलिड है, कांस्टेंट एपी बन जाएगी, और क्या। तो यहाँ पर आपके पास d इक्वल टू जीरो लेने पे भी इंडिपेंडेंट हो रहा है, देख रहा, ये दोनों टर्म्स बॉम्ब बन के उड़ गए, तो n बचा ही नहीं। तो d इक्वल टू जीरो भी एक वैलिड एंट्री है। आर यू गेटिंग दिस। तो d की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 0 या 6। अब पूछा क्या है a2, a2 क्या होता है, a2 मतलब a प्लस डी। पहला टर्म है मेरा 3 प्लस डी, और इसमें a2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 0। तो दो आंसर बन रहे, या तो 3 या तो 9, है ना। आप देख पा रहे हो 3 या 9 दोनों ही इसके सही आंसर बन रहे, तो ठीक है, इसको दो आंसर मान लेंगे। बात समझ में आई, कंसेप्ट अपने को सीखना था इंडिपेंडेंट वाला। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन, a1 a2 a3 a11 be रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग 15, a1 इक्वल टू 15, a2 इज लेस देन 27/2। बात समझ में, मैंने कैसे रीड करा, a2 इज लेस देन 27/2, मतलब d का बोल रहा है, d इतना ही लेना, इतना मत लेना, ये बोल रहा है ये। ए के इक्वल टू ट्वाइस ए के माइनस 1 ए के माइनस ए के माइनस 2, 4k इक्वल टू 3 से लेके 11। ये सम हमें गिवन है इक्वल टू 19, सबका स्क्वायर करके ऐड करा हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ a1 से लेके a11 अपॉन 11 इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, बट क्वेश्चन टफ नहीं है। सबसे पहला तो यहाँ से अपन समझते हैं कि सर हिंट कहाँ दे रखी है। देखो क्या ये बात इन जनरल दे रखी है, इसका मतलब आप ये समझते हो ये AP है। सर कैसे, आखिर कैसे, आप बोलो कैसे। देखो बच्चों, अगर मैं आपको बोल दूं कि ABC जो है वो AP के अंदर है, तो कैन यू से दैट A प्लस C इक्वल टू 2B, है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही दे रखा है, A k माइनस 2 को इधर ले आओ, तो क्या दे रखा है, A k प्लस A k माइनस 2 इक्वल टू ट्वाइस A k माइनस 1, मतलब A k माइनस 2 A k माइनस 1 A k, ये किस में है, AP के अंदर, है ना। ये लिखने की बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, बट हाँ मैंने एक बार डिस्कस कर दिया, समझ में आ गई। मतलब ये AP दे रखे, सारे टर्म्स किस में है, AP में है, ये हमें हिंट मिल गई। अब एक AP का फर्स्ट टर्म है ना 15 है, और जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, A2 को इस तरफ ले जाओ, विच इज लेस देन 27/2, मतलब A2 इज लेस देन 13.5। तो जो आपका फर्स्ट टर्म से D का डिफरेंस कितना आया, 1.5 से भी ज्यादा डिफरेंस आना चाहिए नेगेटिव का। इसमें से 1.5 सब्ट्रैक्ट करोगे ना 13.5 आ जाएगा, वो उससे भी छोटा लेना है, मतलब D को और नेगेटिव में बढ़ाओ, है ना, -2 -3 -1000 तक कुछ भी लो, इन्फिनिट तक नेगेटिव। तो इसका मतलब ये था।
तो सारा डेटा जो दे रखा है ना वो सभी काम का है, उससे हमें कुछ समझना होता है। आगे बच्चों मूव करते हैं इस पर। अब आप सोचो कि यहाँ पर आपके पास, ये टर्म भी हटा देता हूँ, अपने काम का नहीं है ना, समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये काम की चीज़ है। अब 1 से लेके 11 समझने के बाद अपन मोस्टली यही करेंगे, सर एक काम करो इसका एन टर्म लिखो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सिग्मा एन स्क्वायर करो, सिग्मा टी एन का स्क्वायर करो, है ना। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, समझ में आ रही बात। जनरल टर्म 1 से लेके 11 में समेशन करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, उसमें a और d दोनों अननोन है। a तो पता है चलो फर्स्ट टर्म, पर d अननोन है तो उसको फाइंड करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें आ जाएगी। अब एक काम करते हैं, ये जो अपने पास टर्म दे रखे ना, क्या इसको मैं ऐसा एज्यूम कर दूं, a माइनस 5d, a माइनस 4d, a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और अप टू a प्लस 5d। क्या बोलते हो? हाँ सर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। कैसे अच्छी बात हो गई कि मुझे प्लस 5d अप टू 1 टू 5d यहाँ करा, प्लस 1 टू 5d यहाँ करा मैंने, तो सारे टर्म्स एपी में आ गए, 11 टर्म्स भी मिल गए। ये तो डे 1 पे सिखाते हैं टीचर अपने को, है ना। ये पता आप 3 टर्म्स लेने हैं, कैसे लेंगे सर, a माइनस डी, a प्लस डी, तो वही तो बड़े लेवल पे पूछा है यहाँ पर, ये बड़े लेवल पे पूछा है। अब बेनिफिट क्या मिलेगा, जब मैं ये करूँगा सबका समेशन, तो यहाँ से मुझे डी की या ए की वैल्यू जल्दी से मिल जाएगी। कैसे, देखो इसका स्क्वायर करो, इनका स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर रहा हूँ, तो दिमाग में चल रहा है जब मैं इसमें से लिखूंगा, सबका स्क्वायर करके लिखूंगा तो 11 बार a1 का स्क्वायर आएगा, 11 बार a का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर मैंने a लिया तो मैं a लिख रहा हूँ, दिख रहा है। इनका 11 टर्म्स है भाई, समेशन करो तो a का स्क्वायर कितनी बार आएगा, 11 टाइम्स। अब स्क्वायर करूंगा तो ये माइनस का 10ad प्लस का 10ad कट हो जाएगा, माइनस का 8ad प्लस का 8ad, दिख रहा है वो कट हो जाएगा, तो मिडिल टर्म सबके कट हो गए, बेनिफिट मिला, प्लस पॉइंट। अब इसका स्क्वायर 5d का स्क्वायर, 4d का स्क्वायर, 1d का स्क्वायर, इसमें भी 1d का स्क्वायर अप टू 5d का स्क्वायर, सबका पॉजिटिव होगा तो ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। कितना होता है, 1 से 5 का स्क्वायर का एडिशन। बात पकड़ में आ गई। इक्वल टू 90 अपॉन 11 है तो 90 में इंटू 11 कर लेता हूँ, अपन बाद में काट देंगे। अब जाहिर सी बात है, ये यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11, तो यहाँ पर 11 बनना ही चाहिए, तो 1 से 5 का स्क्वायर का एडिशन कितना होता है, 55, है ना, पता होना चाहिए, अदरवाइज n प्लस 1 2n प्लस 1/6 कर लो, 55 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 55। जब ये 55 हुआ तो एक बार फिर से 11 कटा, ये 5 और ये 11 कट हो गया। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर मैंने d को a माइनस 5d, a माइनस 4d ऐसा लिखा है, तो d अपना नेगेटिव आना चाहिए, तभी तो ये जो है ना डिक्रीजिंग सीरीज होगी, समझ में आई। तो यहाँ पर d जो है ना अपना नेगेटिव होना चाहिए, मैं आपको याद करवा के लिखा रहा हूँ खाली, ठीक है। लास्ट में आंसर 2 आए तो नेगेटिव वाला ही d सिलेक्ट करे कृपया। चलो इसको लिख दूं मैं। अच्छा फर्स्ट टर्म ये a है, अब ये कौन सा टर्म है, क्या आप अज्यूम कर सकते हो a कौन सा टर्म है, मिडल टर्म है। यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू मिडल टर्म। अब मिडल टर्म कौन सा है, इस पे क्रम देखो ना बच्चों, मिडल टर्म कौन सा है इसके अंदर, a, सर इसका मिडल टर्म छठा होगा, छठा, तो क्या होगा कि a1 प्लस 5d, दिख रहा है। ए तो मैंने अपने सिंप्लिसिटी के लिए लिखा था बच्चों, वो ए फर्स्ट टर्म नहीं इंडिकेट कर रहा है, वो ये इंडिकेट कर रहा है बीच वाला टर्म है, छठा टर्म, तो ए की जगह मैंने a1 प्लस 5d कर दूं, और a1 क्या है मेरे पास 15, तो 15 प्लस 5d, बात पकड़ में आ गई। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूं 15 प्लस 5d का स्क्वायर, 5 इंटू 2 10 इंटू डी का स्क्वायर इक्वल टू 90। अब ये खतरनाक सा टास्क है, इसको कंप्लीट करो। अब डी को कंप्लीट करोगे तो डी मिल गया। अब पूछा क्या था, 1 से 11 का समेशन। अच्छा एक और चीज़, अब ना यहाँ तो मैं कैलकुलेट करूंगा, अब साथ में मैं आपको आंसर भी दिखाता चलूँ ताकि मजदूरी ना हो। A1 A2 A3 A6 A7 A11 सबका समेशन करूंगा तो क्या डी सारे कट जाएंगे, अरे हाँ बहुत काम आसान हो गया, सारे डी कट हो गए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, आंसर की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आंसर के अंदर अपने को क्या चाहिए, सबका समेशन करूंगा, डी सबके हट गए, तो कितना बचा, ए बचा, ए बचा, A1 नहीं, फर्स्ट टर्म नहीं, ए बचा, तो 11 बार ए बचेगा, 11 बार ए बचेगा, और डिवाइड बाई 11 भी पूछ रखा है, तो आंसर क्या आएगा मेरा ए, और ए क्या था मेरा मिडल टर्म A1 प्लस 5d, यानी 15 प्लस 5d। तो बात पकड़ में आई, क्या ढूंढना है एक्चुअल में क्या ढूंढना है, सर डी ही तो ढूंढना है, डी आएगा तो अपने आप आंसर बन जाएगा, और डी यहाँ से मिल जाएगा, कनेक्ट हो गया, खत्म बात। तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है क्योंकि एक इट्स अ कम्बरसम प्रोसेस। तो ये हो गया 35 का 25 प्लस 10 75 इंटू 2 150 रुपये देगा,
है ना, 150D। हाँ, उसके बाद 225 होता है, 225 में से सब्ट्रैक्ट करो तो 125 प्लस 10 135। चलो ऑल राइट, तो 5 तो बच्चा कट रहा है, 7D का स्क्वायर प्लस 30D प्लस 27 इक्वल टू 0। अब 27 इंटू 7 के बहुत कम फैक्टर बनते हैं, देख लो ना क्या क्या सही बैठ रहा है। 9 इंटू 3 बचेगा, 9 और 3 27, 20 नहीं 21, 7 से 21 इंटू 9, 21 और 9 बच रहे, तो 7D स्क्वायर 21D प्लस 9D प्लस 27 इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन आएगा 7D, इसमें से कॉमन आएगा 9, अंदर बचेगा D प्लस 3। तो यहाँ से मुझे D की दो वैल्यू मिली बच्चों, -9/7 और -3। अब मैंने क्या बोला था कि इस सेकंड टर्म को इसे छोटा करने के लिए जो डिफरेंस है वो 1.5 से बड़ा होना पड़ेगा नेगेटिव में। तो नेगेटिव में 1.5 से बड़ा एक ही दिख रहा है, -3। तो लॉक कर दूँ, -3 को एक्सेप्ट कर दूँ और बाकी सबको नकार दूँ, है ना। इसको यस करूँ, इसको रिजेक्ट कर दूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे रखा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सब डेटा का यूज़ कर दिया। 15 + 5 इंटू, ओहो देखो 15 - 15 क्या बचा, 0, है ना। तो आंसर इतना पहाड़ खोदा, आंसर क्या आया, 0। तो अच्छा क्वेश्चन था, कुल मिला के कैलकुलेशन अच्छी थी। डन, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये हर बंदा कर लेगा, है ना। कोई भी आप केमिस्ट्री के टीचर को भी देखो ना, ये आराम से कर लेंगे। क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन देखो, 2009 का क्वेश्चन है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an AP is Cn², then sum of the squares of these n terms। अब भैया nth टर्म ही नहीं पता है आपको, तो स्क्वायर का एडिशन कहाँ से लाएंगे। तो बहुत आसान बात होती है जो डे 1 पे आप सीखते हो क्लास में, कि nth टर्म निकालना हो तो Sn - Sn - 1 करना चाहिए। क्या बोलते हो, हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है सर आपकी। तो Sn आपको दे रखा है यहाँ पर, सम ऑफ n टर्म्स ये दे रखा है, तो कितना आ जाएगा, Cn² माइनस Cn - 1 का स्क्वायर। C कॉमन निकालो, a² - b², n - n + 1 n + n - 1, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, C × 1 C 2n - 1। ये बच गया अपना, बन गया अपना nth टर्म। अब इसका सबका स्क्वायर करके एडिशन करना है, तो पहले मैं T' भी लिख लेता हूँ, यहीं पे लिख लूँ क्या? चलो T' लिख रहा हूँ। वो क्या बता रहा है, इनका स्क्वायर दिख रहा है आपको, स्क्वायर करके ऐड करना है ना, स्क्वायर करके। तो स्क्वायर तो कर दूँ इस टर्म को, तो इसका nth टर्म क्या आएगा, C का स्क्वायर 2n - 1 का स्क्वायर, तो C का स्क्वायर 4n² - 4n + 1। बच्चा गलत हो तो सही कर देना, है ना, सही है। और लास्ट में सम पूछ रखा है, सम क्या आएगा, S' कर दूँ तो यह आएगा सिग्मा T'। खत्म बात सर, बात ही खत्म हो गई। आंसर किस में लाना है, n के फॉर्मेट में लाना है। अगर ये पूछा होता कि 50 टर्म का स्क्वायर का एडिशन क्या आता, तो अभी कर लेते हैं n की जगह 50। तो यहाँ पर सिग्मा C का स्क्वायर 4n², या आप लोग मेरी थोड़ी हेल्प कर लोगे इसमें, है ना। यार मेरा मैथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है यार, आप हेल्प कर देना इसमें, है ना। C² कॉमन निकाल दूँ, तो जिसमें C² ना दो उसको पहले हटा दो। चलो C² कॉमन निकाल दिया, 4n², n² का एडिशन क्या होता है, n + 1 2n + 1/6, फिर माइनस का 4n n + 1/2, सिग्मा n का फॉर्मूला, और +1 तो +n। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो C² तो पहले ही बार आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर अपन सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं एक बार, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नीचे 3 इसमें है, इसमें 2 है, तो नीचे 6 भी आना चाहिए, है ना। इसमें 6 भी आना चाहिए, तो मेरे ख्याल से नीचे 6 तो बनना चाहिए, अगर मतलब कट आउट नहीं हो रहा है तो। और सब में से n कॉमन आ गया, देखो n कॉमन आ गया, तो मैंने n को बाहर लिख दिया, C² × n। अब जो बच गया ना उसको समेशन कर लो एक बार, ये 2n² तो 4n², फिर 2 और 1 3n, 3 × 6 6n, और 1 + 1 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अपॉन का 3, फिर माइनस ये 2 कट हो गया, चलो तो लास्ट में नीचे 3 आएगा, सही बात है, माइनस ये 2n - 1 + 1, ये कट हो गया, तो इतना ही बचा मेरा, है ना, इतना ही बचा। तो माइनस करेंगे तो -6n हो जाएगा, तो n भी कट हो जाएगा, 4n², सही बात है।
यहाँ पर अपने पास 2 मल्टीप्लाई में था ना, 2 4n² प्लस 6n प्लस 2, माइनस में अपने पास बच्चा है 2n, यहाँ पर प्लस 2 होगा बच्चा है ना, एक बार चेक करते हैं, -2 + 1 तो ये हो जाएगा -1, और -3 करेंगे तो -1 बचेगा, तो अल्टीमेटली 4n² प्लस 6 -1 कट गया, 2 - 3 -1/3 ये बचा। तो फाइनली हमने बहुत ही मुश्किल से ये कर दिया, मतलब आसान है, टास्क बहुत है नहीं। तो c² एंड 4n² -1 सही आ रहा है क्या? ये रहा सर, सही है ना, सी आंसर सही है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C be positive integers such that B by A is integer, मतलब B by A समझ रहे हो, रेशियो B इंटीजर है। इफ A, B, C are in GP, होना ही होना था उसको तो, है ना, यही तो हिंट दे रखी थी भाई इंटीजर लेने की। एंड द एरिथमेटिक मीन, ध्यान से, एरिथमेटिक मीन इन 3 नंबर्स का इट इज इक्वल टू B + 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? कुल मिला के आपको A निकालना है, A की वैल्यू निकालनी है, A को निकालना है। अच्छा, तो 3 टर्म्स दे रखा है बच्चों, क्या मैं इसको AR और AR² ले लूं? यस सर, ऑलराइट, आगे बढ़ो सर। अच्छा, अब AR और AR² ले लिया। अब इनका एक तो ये दे रखा है कि इसका रेशियो जो है वो इंटीजर है, मतलब R इंटीजर है, वो आपको पता होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको बाद में याद आए, दिख जाए। और इसका एरिथमेटिक मीन दे रखा है इसके बराबर, तो क्या इसका एरिथमेटिक मीन क्या आएगा बच्चों? A + AR + AR² डिवाइड बाई 3, ये किसके बराबर है? B + 2 यानी AR + 2 के बराबर। ये ABC है ना, ध्यान रहे, इसको मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया है। समझ में आ गई बात? अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। तो ये A आ जाएगा 1 + R + R², ये सामने जाएगा -3R = 6। आपने देखा मैं बहुत सारे स्टेप बीच में कट कर रहा हूँ, क्यों? ये ज़रूरी है। अगर आपको फिर से कह रहा हूँ 1 घंटे में 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, एक बार ट्राई करना है, तो ऐसा करना रहेगा। अब यहाँ -2R आएगा तो आप देख भी पा रहे हो, R + 1 R - 1 का होल स्क्वायर = 6/A आ रहा है। अब क्या मुझे बोला हुआ था, कुछ बोला हुआ था, 3 बार पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ था। तो अगर ये ABC जो पॉजिटिव इंटीजर है और R भी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब देख रहे हो मैंने जानबूझ के लिखा था वहाँ, मैं खाली नहीं दिख रहा था वहाँ। तो अगर A इंटीजर R इंटीजर चाहिए तो ये क्या होना चाहिए? किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है? पूछो उसको, भाई तू कब बन रहा है, कब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, कब बन रहा है? जब A की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 में से क्या ले लो सर? 6 ले लो। तो A की वैल्यू 6 ही पॉसिबल है, ओनली एंड ओनली पॉसिबल केस। ये 6 लूंगा तो R की वैल्यू 0 या 2 के आसपास कुछ बन जाएगी ना, 1 के बराबर करेंगे तो +-1 0 या 2 बन जाएगी, मतलब 0 तो लेंगे नहीं, 2 ले लेंगे। और मुझे यहाँ A की नीड है तो R की ज़रूरत भी नहीं है, तो अब यहाँ पे वैल्यू में लिख दूँ, आंसर क्या आ जाएगा? A की जगह 6 पुट करो, 36 + 6 - 14 अपॉन में 6 + 1, ये चेक कर सकते हो आप लोग, 7, तो ये 42 - 14, 42/7 6 होता है ना, और 14/7 2 होता है, आंसर आएगा अपना 4। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट A1 A2 A3 be a sequence of positive integers in arithmetic progression with common difference 2। ठीक है, अब हमारे पास जो AP के क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए, GP के भी खत्म हो गए, अब हमारे पास AP GP के मिक्स क्वेश्चन चालू हो गए। ठीक है ना, इसके बाद AM GM के भी करेंगे, फिर HP, और फिर कोई मिसलेनियस होगा 1-2 क्वेश्चन, वो भी देख लेंगे। B1 B2 B3 सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन रेशियो 2। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिखता जाऊँ क्या? D = 2, यहाँ पर R = 2, ताकि दिख जाए अपने को। इनकी भाषा समझ में नहीं आती अपने को, A D R में समझते हैं अपन। इफ A1 = B1 = C, दोनों टर्म्स सेम है जो C के बराबर है, फर्स्ट टर्म, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C ये मुझे निकालना है, फॉर विच द इक्वालिटी होल्ड्स। इतना लंबा लिखने की जरूरत क्यों थी? बोल देते भाई AP का n टर्म का एडिशन, GP का n टर्म का एडिशन, है ना। चल कोई दिक्कत नहीं, अब इतना दिया तो उसको फॉलो करना है। अब इसमें ये n टर्म का एडिशन, क्या आप फॉर्मूला जानते हो बच्चों? क्या आएगा फॉर्मूला? n/2 2a में फर्स्ट टर्म होता है C,
तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दे रखा है मुझे 2। बात पकड़ में आई? ये भी SN है AP का, ये भी SN है GP का। बात समझ में आ गई? ये है AP का। तो फॉर्मूला तो लगाना है बेसिकली, फिर अपन जजमेंट देंगे अपना मूल्यवान। इसका समेशन ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो ए इसका फर्स्ट टर्म यही होगा, आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। शाबाश, चलो आगे बढ़ो बच्चों। अब यहाँ पे अपने पास 2 कट गया, सी और एन में पूरा पिक्चर बच रहा है। अब चेक क्या करना है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी की नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू निकालनी। और शुरू में क्या बोल रखा था? पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान दे, पॉजिटिव इंटीजर्स और ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब आपको सी की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर ही चाहिए। ठीक है बात? तो एन की तो नेचुरल नंबर ही होगी, ऑब्वियस बात है, 1 से लेके 10 50 कितने भी टर्म्स हो, तो एन भी नेचुरल हो, सी भी नेचुरल हो, ऐसे कितने सी मिलेंगे ये आपका क्वेश्चन है ना। नंबर ऑफ वैल्यूज पूछिए, 5 मिलेंगे, 10 में कितने सी मिलेंगे। ऑल राइट, तो इसमें से अपन कुछ सिंप्लीफाई कर दे, सी को सब्जेक्ट बना दे। देखो ये तो 1 हो गया है ना, तो सी इंटू मैं कर लेता हूँ 2n इंटू सी प्लस 2n माइनस 1 इज इक्वल टू सी इंटू 2 रेस टू एन माइनस का सी, माइनस का 1 एक साथ लिख लेता हूँ क्योंकि मैं सी को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये सामने चल जाएगा 2n माइनस 1। सही लिख रहा हूँ मैं? n बच रहा है ना, 2nc, n बच गया सर, यहाँ n बच गया है, चलो इंटू n इक्वल टू ये सामने चल जाएगा c 2 रेस टू n माइनस 2n माइनस 1। सो अल्टीमेटली मेरे पास c क्या आएगा? ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n डिवाइड बाई 2 रेस टू n माइनस 2n माइनस 1। अब देखो ये किसी के दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं कि इसको फैक्टराइज करके उड़ा के आंसर लिखे। अब देखना ये है 2 आंसर, 2 तरीके हैं, एक तो हिट एंड ट्रायल जो कि बेस्ट है मेरे ख्याल से, दूसरा है थोड़ा सोचो। अब देखो एडवांस में सोचने का वक्त होता नहीं है, तो मैं दोनों ही बता दूं, अभी तो अपने पास टाइम है एडवांस के लिए। क्या होता है देखो कि जब भी आपको इसको क्या लाना है, नेचुरल नंबर, अगर इसको नेचुरल नंबर लाना है तो किसी दो का फ्रैक्शन कट होना चाहिए, फैक्टर कट होना चाहिए। मान लो यहाँ लिख दूँ 12, नीचे लिख दूँ 3, तो चलेगा? 12/3 कितना आ जाएगा? 4, इंटीजर आ जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? मतलब ये करने के लिए न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होना चाहिए। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो? आपका न्यूमरेटर जो है वो हमेशा नीचे वाले से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 2n स्क्वायर माइनस 2n मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल में लिख रहा हूँ 2 रेस टू एन माइनस 2n माइनस 1। सॉल्यूशन में आपको ये तो मिल जाएगा ऐसा लिखा हुआ कभी कहीं पे भी, बट ये नहीं होगा। क्यों ऐसा होना चाहिए? सी को नेचुरल नंबर बनाने के लिए इसको जो रेशियो है उसको नेचुरल बनना पड़ेगा, उसको कट होने के लिए न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होना पड़ेगा या इक्वल होना पड़ेगा। अगर वो छोटा हो गया तो आंसर हमेशा 1/1/1 फ्रैक्शन 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 में आ चल जाएगा, समथिंग अपॉन समथिंग, बट वो नेचुरल कभी नहीं आएगा। दैट इज द रीजन कि ये होना पड़ेगा। अब इसमें भी सोचो ना, देखो 2n है, बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग। हो गया कट। अब आपको ये सोचना है 2n स्क्वायर ग्रेटर देन 2 रेस टू n, तो यहाँ पर 2n स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 2 रेस टू n माइनस 1। अब ये आप n की कुछ वैल्यू के लिए चेक करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, बस 8 तक चल जाना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा नंबर है 8। तो 8 तक चेक करोगे ना, एक आध या 2 वैल्यू मिलेगी जिससे हमारा c जो है ना वो नेचुरल नंबर बनेगा। इस कंडीशन के लिए आपको चंद n मिलेंगे और जो n मिले उसको लिखते जाना कि हाँ ये वैलिड हो रहा है, और चेक भी करना कि ये जो है ना ये टर्म ये 0 के बराबर ना आ जाए, वरना फिर क्या होगा कि वो उसमें भी गड़बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो आप चेक करो, n इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो 2 ग्रेटर और इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 ग्रेटर और इक्वल टू 2 माइनस 1 1 होगा, तो चल जाएगा n इक्वल टू 1 चल जाएगा। n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 माइनस 1 नेगेटिव नंबर बन गया नीचे। अब नीचे नेगेटिव, ऊपर देखो 1 माइनस 1 0, तो ये तो चलो सेटिस्फाई हो रहा है, बट यहाँ पर इनवैलिड आ गया, मतलब ये काम का ही नहीं है। समझे? n इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा? 2 का स्क्वायर ये फॉलो हो रहा है ना, 2 तक हो रहा है, मतलब बहुत बार होगा, बट अप टू समवेयर 5 या 6 के बाद ये बढ़ाना चालू हो जाएगा, फिर कोई a नहीं मिलेंगे, तो इतना ही काम अपना बच गया। तो n इक्वल टू 2 के लिए 2 का स्क्वायर इंटू 2 8 ग्रेटर देन 4 माइनस 1 सही हो रहा है, तो ये तो सही हो रहा है। तो n की इक्वल टू 2 चेक कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 30 तो 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 4 माइनस 1, फिर से वही बात
है ना। यहाँ पर 4 -4 -1 गलत बात है ये। n इक्वल टू 3 के लिए चेक करो, है ना। 3 के लिए चलिए सही हो रहा है, 9 इंटू 2 18, 18 ग्रेटर देन 7, तो ये सही हो रहा है। तो इसके लिए चेक करो c की वैल्यू। n इक्वल टू 3 के लिए करेंगे 18 माइनस 6 तो 12, और नीचे 8 देख रहे हो आप बच्चों, n की जगह 3 डाल रहा हूँ, 2 के 3 पावर 8 माइनस 2 यानी 6 माइनस 1 5, सही हो रहा है। चेक कर लेते हैं। 3 8 माइनस 6, सॉरी माफ करना, 8 माइनस 6 2 माइनस 1 1, यानी हमारा एक आंसर मिल गया, एक हमारे पास मुर्गा मिल गया कि जो हमें इंटीजर दे रहा था वो था n इक्वल टू 3, तो एक वैल्यू मिल गई। और भी आगे चेक करना है, कहाँ तक चेक करना है, जहाँ तक ये वैल्यू हमारे पास वैलिड आ रही है। n इक्वल टू 4 के लिए चेक करो, जब 4 के लिए चेक करोगे ना 2⁴ माइनस 1 तो 15, और 16 इंटू 2 32, 32 के लिए वैलिड हो रहा है, तो 4 रख के चेक करो। 2⁴ तो 16, 16 माइनस 8, 8 माइनस 1 7, तो c की वैल्यू नीचे आ जाएगी 7, और ऊपर चेक करेंगे 16 टू 32, 32 माइनस 8 तो 24, 24/7 नॉन इंटीजर है, गलत बात है। 5 के लिए चेक करो, जैसे ही आप 6 7 को क्रॉस करोगे ना, अब ये वैल्यू बड़ी आ जाएगी, फिर कोई वैल्यू वैलिड नहीं होगी। जितनी भी वैल्यू ले लो हमेशा इसका डिनोमीटर जो है ना वो बड़ा आ जाएगा। बात समझ में आई। तो फिर अप टू 6 से 7 तक चेक करना है, आपका एक ही आंसर है, सिंगल वैल्यू आ रही है जिसके लिए वैलिड हो रहा है। आप चेक कर सकते हो फॉर सेफ्टी, 5 और 6 के लिए कर लेना, 7 या 8 तक मेरे ख्याल से आ जाएगा, 8 के बाद गलत हो जाएगी बात, ये बड़ा आ जाएगा, तो कोई ऐसा n मिलेगा ही नहीं जिसमें रेशियो जो है 1 से बड़ा है। बात समझ में आ गई। तो ये एक्चुअल कंसेप्ट है कि ऐसे आपको सोचना था। अब दूसरा मैंने क्या बोला था, 2 तरीके बोले थे ना, दूसरा तरीका क्या सर वो भी बताओ, उसके लिए मन में लड्डू फूट रहे। दूसरा तरीका ये डायरेक्टली हिडन ट्रायल करो ना, किसने बोला सब चेक करो, क्यों दिमाग लगाओ भैया, एडवांस है ना, जेई मेन तो है नहीं, लगाओ भाई सीधा लगाओ, n इक्वल टू 1 चेक करो, 2 चेक करो, 3 चेक करो, आप 7 8 वैल्यू पुट करोगे ना, समझ में आ जाएगा पिक्चर क्या है, 1 2 ही आएंगे आंसर, तो एक ही आ जाएगा। ये कंसेप्ट लगा के हमने चेक करा, करना तो यही था हिडन ट्रायल, फिर कंसेप्ट के बिना भी कर सकते थे। हाँ उसमें ये था कि अगर मान लो n इक्वल टू 10 पे मिल रहे तो आप लोग ना 4 5 तक करते, फिर आप बंद हो जाते, हाँ सर अब नहीं मिले छोड़ दो, बट इसमें वो बोल देता है कि कंसेप्ट ये कह रहा है कि यहाँ तक करो आप, ठीक है। तो n कहाँ तक रुकना है ना, ये कंसेप्ट से हमें पता चलता है। क्लियर हो गया। चलिए तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक ही आंसर वैल्यू आएगी सी की, जो भी वैल्यू, कितनी वैल्यू आ रही थी, 12 आ रही थी, जिससे ये साबित हो रहा था। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फॉर bi greater than 1, I equal to 1 to 101. Suppose log b1, log b2, log b101 are in AP with the common difference log base 2. ठीक है, अब आपने कंसेप्ट जब पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा कि अगर b1, b2, b3, bn ये अगर gp है तो log b1, log b2, log b3 ये सारे AP में होते हैं, है ना। अगर नहीं पता तो आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, देखो इनका डिफरेंस लियो, log b2 बेस e माइनस log b1 बेस e इक्वल टू log 2 बेस e। अब इसका क्या हो जाता है रेशियो, log दिस अपॉन दिस, तो b2 बाई b1 क्या आ जाएगा, log में 2, तो log log कट गया, आंसर 2 बन गया। बात पकड़ में आई, log log कट गया। सेम वे आप अगर आगे बढ़ोगे ना, b3 बाई b2, b4 बाई b3 आप कर सकते हो। मतलब क्या है कि ये जीपी है, तो b1 b2 b3 आपके जीपी के अंदर है। अब बोल रखा है कि a1 a2 a101 आर इन एपी, अब ये एपी में दे रखे है, और मैं लिख दूं यहां पर b1 b2 b3 जीपी, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वही उसका रेशियो, कॉमन डिफरेंस क्या था log में 2, रेशियो क्या है मेरा 2। अब यहाँ पर लिख रखा है ऐसा लेना है आपको जिससे a1 बराबर b1 हो, दोनों के फर्स्ट टर्म सेम सेम रखने हैं, ठीक बात। एंड a51 इक्वल टू b51 इफ t इक्वल टू b1 से b51 का समेशन और s इक्वल टू a1 से a51 का समेशन, तो आप पता लगाओ कि कौन सा रिलेशन जो गिवन है वो सही है। बहुत ही स्मूथ सा क्वेश्चन है, बस 2-4 स्टेप आपको ठीक से लिखने रहेंगे देखने के लिए, है ना। इसमें आपको चश्मे लगाने पड़ेंगे देखने के लिए। तो पहले यही शुरुआत कर लेते हैं, दोनों टर्म सेम रखने और a51 इक्वल टू b51 करना है। तो ये AP है और ये GP है ना। तो 51 क्या आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी कितना है मेरा, डी तो नहीं दे रखा है ना, तभी तो दिक्कत थी सर, वरना तो बोल देते हम लोग। और यहाँ ए आर फर्स्ट टर्म r की पावर n-1 50,
अब चलो अब क्या करेंगे, आर तो मेरे को पता था, आर की जगह मैं 2⁻50 लिख दूंगा और B1 और A1 को सेम बनाना पड़ेगा। मैं किसी एक में ही खेलता हूँ, चलो मैं A1 में खेल रहा हूँ, तो B1 की जगह A1 लिख दूँ, A1 + 50D इक्वल टू A1 इंटू 2 की पावर में 50, तो उसको सामने ले जाऊँ, 50D इक्वल टू A1 इंटू 2 की पावर में 50 - 1। ये रिजल्ट को मैं अपने दिमाग में सेट करके रख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये 2016 का क्वेश्चन है अपना। अब क्या है, अब दिख रखा है, हाँ कहाँ का ऑप्शन थे, देखो ऑप्शन क्या है, टी और एस को कंपेयर करना है, A101 B101 का कंपेयर करना है, दो चीज़ों को कंपेयर करना है। मैं दोनों ही अलग अलग से करके बता दूँ। सबसे पहले 101 वाला टर्म ज़्यादा इजी लग रहा है, उसको चेक कर लेते हैं। चलो A101 क्या है, 101 की ना 101 क्या आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस 100D। तो क्या यहाँ D से आप वैल्यू पुट करवाओगे A1 के फॉर्मेट में, यहाँ 2 × 50D आ रहा है, ठीक है ना, 50D की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, A1 2⁻50 - 1 ऐसा कुछ, तो ये आ जाएगा A1 × 2⁻51 पावर -2A2 - A1, A1 - 2A1 - 1 A1। और B101 लिख लेते हैं, तो A1 AR⁻n - 1 ना, तो 2⁻100। अब आप लोग मुझे सोच के बताओ कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी लग रही है। सर देखो, आपने ये बोला हुआ है कि ऐसा है, दो AP और GP दे रखी है। अब यहाँ A भी दे रखा है कि फॉर BI > 1, आपने ना इग्नोर कर दिया शुरू में, इसको देखा ही नहीं, वो बुरा मान गया कब से, कौन है बैठा बैठा कि सर मुझे तो आप देखो कि मैं सारे टर्म्स जो है ना 1 से बड़े हैं, रेशियो 2 आ गया तो 1 से बड़े टर्म्स है, तो इसका फर्स्ट टर्म जो आएगा उसके बाद जो टर्म्स आएगा वो पी के आएगा, बड़े टर्म्स आएगा, है ना। B1 और A1 जो है वो भी 1 से बड़े, सारे टर्म्स 1 से बड़े हैं, ये वो बोल रहा था। तो ये दोनों 1 से बड़े नंबर है, तो यहाँ 2 की 51 पावर है और 2 की 50 पावर है। आप देखो जरा देखो, ये आ जाएगा 2⁻51 इंटू 2⁻49। देखो इतना बड़ा नंबर से आप जब मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म को, और यहाँ तो कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, तो यही बड़ा आएगा। कौन आएगा, B1 ही हमेशा बड़ा आएगा 101 से। बात पकड़ में आ गई। नीचे वाला टर्म बहुत बड़ा आ रहा है, 2 की 49 पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब इसमें तो -A1 कर रहे हो खाली, तो यही बड़ा आएगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। लास्ट यहाँ पर एक पॉइंट, तो B101 A101 से ग्रेटर है ना, जिसमें B को बड़ा बताया हो ना उसको हटा देना, छोटा बताया हो, ये कट गया, ये कट गया मेरे ख्याल से ना, तो B और D में से कुछ आंसर आएगा। अब S और T चेक कर लेते हैं भैया। S और T में भी यही पिक्चर है, वो तो इससे भी आसान है। देखो इसका समेशन है 51 टर्म्स का, ये कितना है मैं यहाँ पर लिख दूँ, S51 AP, और यहाँ पर है S51 GP। बात पकड़ में आई, उल्टा लिख दिया, हाँ ये GP में है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ये GP में ये AP में, ताकि क्या होगा फॉर्मूला लिखने में आसानी रहेगी। ये GP है B वाला और ये AP है, सही बात है, चलो अपन, है ना, ठीक बात है बेटा। अब बच्चों यहाँ पर इसका समेशन 51 टर्म्स का लिख लेंगे, AR⁻n AR⁻n -1/R-1, तो ये आ जाएगा A1 इंटू 2 की पावर 51 - 1। S कंपेयर कर लेते हैं बच्चों, S क्या आएगा, S के अंदर 51 टर्म्स AP में है, तो A n/2 करना पड़ेगा ना, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ 51/2 कटेगा 51A प्लस ये 51/2 को मैं लिख लूँ 25.5 मल्टीप्लाइड। देखो जरा 50D को मैं A में कंपेयर करूंगा, A में लिखूंगा, क्यों, कंपैरिजन के लिए सेम A होना चाहिए ना, A और B को कैसे कंपेयर करूंगा, तो मैं A कहाँ की वैल्यू, ये रही 50D की वैल्यू, यहाँ से मैं रिप्लेस करूंगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको 50D, तो ये आ जाएगी A1 2⁻50 - 1। ओहो, अब सोचो ये A इंटू 2⁻50 इंटू 25.5 हो रहा है, और यहाँ 2 इंटू, मैं एक बार लिख के बताऊं, ये हो रहा है 2 इंटू A1 इंटू 2 की पावर 50 माइनस का A1। यहाँ कितनी बड़ी वैल्यू हो रही है, 51 A1 प्लस ये 25 इंटू 5 इंटू A1 इंटू 2⁻50 माइनस का
25.5 A1। अब इसको काटोगे ना तो वो भी प्लस का A1 आ जाएगा। देखो 51 एप्पल माइनस 25.5 एप्पल तो कितने हो जाएंगे 25.5 एप्पल, है ना। तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ 25.5 टाइम्स एप्पल और यहाँ 2 टाइम्स एप्पल। बनाना ले लो इस बार। नहीं दिख रहा सर, दिख ही नहीं रहा, आप क्या बोल रहे हो। देखो मैं कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर ये अपना बनाना है, दिख रहा है आपको, पपीता जो भी लेना हो। ये भी अपना एप्पल है या पपीता है। ये 2 टाइम्स बनाना, ये 25.5 टाइम्स बनाना। कौन बड़ा आएगा, ये बड़ा आएगा, है ना। 25 टाइम्स है। और बाकी रिमेनिंग टर्म्स इसमें तो कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, और इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। देखो ना 25.5 ग्रेप्स को ऐड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये टर्म ही बड़ा आएगा, है ना। तो कौन बड़ा आएगा, एस बड़ा आएगा। सो एस ग्रेटर देन टी। ऐसे कंपेयर करने में आसानी रहेगी। तो अच्छा क्वेश्चन था, स्मूथ सा। बस खाली डी को ए के फॉर्मेट में लिखो, दोनों वैल्यू लिखो और कंपेयर करो। ये वो चेक कर दे कि आपकी पेशेंस कितना है ना, देखना होता है। बस जल्दी जल्दी भागोगे ना तो नहीं होगा। तो अल्टीमेटली एस बड़ा आएगा, मतलब ये और ये दोनों सही बैठ रहे हैं। बी ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, चेक कर लो और अच्छे से लिख दो या स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। चलिए आगे बच्चों, क्वेश्चन। लेट m be the minimum possible value of this where y1 y2 y3 are real numbers for which this equal to 9. Let m be the maximum possible value of this for which these are positive real numbers for which this equal to 9. Then the value of this equal to this is what. अब क्वेश्चन रीड करा हमने जो कि 2020 का है, तो इतना पता चल गया कि सर ये मैक्सिमा की बात हो रही है, AMGM की बात हो रही है ना। AMGM की बात हो रही है। तो AM और GM किसका ले, देखो वो भी दे रखा है, इनका लियो बच्चा। एक बार इनका लेंगे और एक बार इनका लेंगे। अब इसके अंदर x1 x2 x3 तो इसका लेंगे, खत्म। तो पहले मैं इसका ले रहा हूँ। देखो मैं कंसेप्ट लिख देता हूँ, AM ग्रेटर और इक्वल टू GM। तो 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर और इक्वल टू इनकी पावर 1/3 3y1 इंटू 3y2 इंटू 3y3। अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं y1 प्लस y2 प्लस y3 लिख देता हूँ। कैसे लिखा मैंने, अरे सर मल्टीप्लाई था, उस पर एडिशन कर दिया पावर का। ठीक है, अच्छा अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में। कहाँ दे रखी है बच्चा, यहाँ रही सर। इसकी वैल्यू 9 पुट कर दूँ, तो ये 9 वैल्यू जब मैं पुट कर दूंगा तो 9 और 3 कट जाएगी, पावर 3 आ जाएगी। बच्चों ये पावर में खेल रहा हूं मैं, किस में खेल रहा हूं, पावर के अंदर। तो ये 9 और 3 कट के 3 बन गई। यहाँ 3 की एक पावर है, मल्टीप्लाई हो कितनी हो जाएगी, 3 की 4 पावर। तो अल्टीमेटली ये जो टर्म है ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 3 की 4 पावर। क्या आप देख पा रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा दूर लिखूं, कितना दूर लिखूं, बहुत दूर। क्यों, आगे कुछ मैं चिपकाऊंगा। क्या चिपकाऊंगा, आपको दिख रहा है सर, आप आगे ना लोग चिपकाओगे, तो लोग बेस 3 उसको चिपका दूं तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो पूछी है वो मिल जाएगी। लोग बेस 3 है ना, ये वही लोग है, क्या कहेंगे, लोग, यही लोग है ये। तो 4 आगे आ जाएगा। ये इसकी क्या बोला कि थी बच्चा, मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू स्मॉल m। अच्छा तो ये पूरी m है और ग्रेटर इक्वल टू ये 4 है। तो एक आंसर तो सर यहाँ से आ गया। तो मतलब ये m इक्वल टू 4 है ना, ये मत कहना कि सर ग्रेटर इक्वल 4 क्या है। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है कि m इक्वल टू 4। अब बोलोगे सर ये कहाँ से लाए, है ना, m इक्वल टू 4। चलो सेम टास्क अपन किसके लिए कर देंगे सर, बाजू में जो 3 टर्म्स है उसके लिए कर देंगे। इसके लिए x1 x2 और x3 के लिए। यहाँ मैक्सिमम पूछे है तो रिवर्स कंडीशन दे रखी होगी, क्या am ग्रेटर और इक्वल टू gm यहाँ पर भी होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 ग्रेटर और इक्वल टू x1 x2 x3 की 1/3 पावर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ वैल्यू किसकी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है मुझे 9 इसकी समेशन की। तो यहाँ 9 पुट कर दूँ तो 9 इसकी वैल्यू में यहीं पे रिप्लेस कर देता हूँ टिक लगा के। ये हो गया मेरा 9/3 बच्चों क्या आ गया 3। अब बोथ साइड क्या अप्लाई कर दूंगा मैं, चिपकाऊंगा लॉग। जैसे मैं लॉग चिपकाऊंगा आप समझ जाओगे क्या आंसर लाना है।
तो अगर आप क्यूब कर दोगे और फिर चिपकाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप क्यूब कर दो तो ये 27 आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू x1 x2 x3। अब लॉग चिपका दो, लॉग कौन सा बेस है बच्चों, 3 बेस वाला, तो इसको मैं जब चिपका दूंगा लॉग बेस 3 x1 x2 x3, तो आप बिना कहे समझ गए कि सर जब ये प्रोडक्ट का एक्सपेंड करोगे तो log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 होने वाला है, और ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 3, तो 3 जो है इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, है ना, 3 ग्रेटर और इक्वल टू दिस, ऐसा है, तो ये 3 क्या है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो m बराबर क्या है, m बराबर है मेरे पास 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन m की वैल्यू आ गई, बस आंसर डन। लिखना क्या है बच्चों आंसर में, लिखना सर ये था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना, तो आंसर में लिख देता हूँ यहाँ पर क्या आएगी बच्चों, m की जगह 4 तो 4 का क्यूब, सही लिखा मैंने ये, है ना, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, 3⁴, ये बात तो सही है, m 4 आएगा और 4 का क्यूब है क्या, चलो 6 बन जाएगा वो, है ना, और m का स्क्वायर है 2 है, तो यहाँ पर 4 है, ये क्यूब नहीं होगा ना यहाँ पर, ये जरा सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मेरे ख्याल से स्क्वायर हो जाएगा या 4 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं अपन वैल्यू पुट करके, m की जगह 3 पुट कर देंगे तो 3 का स्क्वायर ये तो 2 आ जाएगा, तो log बेस में 3 है और ये 3 का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू तो 2 आ जाएगी, वो बात तो कंफर्म है। अब इसकी वैल्यू भी एक बार चेक कर लेते हैं, चलो अगर यहाँ पर 3 है तो एक बार तो आंसर तो निकाल देते हैं, फिर चेक कर लेते हैं सही है गलत है। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा, तो log बेस 2 64 में क्या हो जाता है 6 पावर, तो 6 + 2 हमारा आंसर 8 बनना चाहिए। अगर यहाँ क्यूब ही है ना, अगर दोनों में सही है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही बात है, 8 ही आंसर है, तो वो क्यूब दोनों में सही बात है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों को AMGM करके सीधे MM मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रियल नंबर्स 30 विथ a greater than 0 इज व्हाट। ये क्वेश्चन देख के बच्चे क्लास में कूद रहे थे, टीचर ने बंद करवाया, क्या सर इतना इजी क्वेश्चन, AM greater or equal to GM, बट यहाँ छोटी सी बात थी, क्या ये 3 टाइम्स, आपको और मुझे दोनों को पता है कि मोस्टली जब हम लोग ये पावर वाले क्वेश्चन करते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं कि पावर का एडिशन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पावर का एडिशन करो, -5 -4 -3 +8 +10, ये 0 नहीं हो रहा है, तो क्या करूँ, आखिर करूँ मैं क्या, सर इसको 3 बार लिखो ना, 3 टाइम्स है, 3 एप्पल है, तो एप्पल प्लस एप्पल प्लस एप्पल, तो ये 3 बार हो जाएगी, एक और बार ऐड हो जाएगा 2 बारी, तो अब 0 हो जाएगा, हाँ अब 0 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हमें करना ये है कि a⁻², मैं यहाँ पर सीधा लिख लेता हूँ AM greater or equal to GM, है ना, किसका कर रहा हूँ मैं यहाँ पर टर्म्स लिख रहा हूँ, रीराइट नहीं करूँगा, मैंने इसको 3 बार स्प्लिट कर दिया, आर यू गेटिंग दिस, कितने टर्म्स है, 3 3 6 और 2 8, तो यही 8 ही इसका आंसर होगा। अब इसकी 1/8 पावर, किसकी 1/8 पावर देखो, a की पावर में -5 -4 -3 3 3 +8 +10, देख रहे हो, और इंटू 1, अभी 18 और 18 कट हो जाएगा, तो a की पावर 0 1 1 का 1/8 पावर 1, तो इसकी जो मिनिमम क्या पूछा था, मिनिमम वैल्यू, सो a⁻⁻5 + a⁻⁻4 + a⁻3 प्लस a⁻8 प्लस a⁻10 प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 8, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी 8 आ जाएगी, है ना, जो इसका AMGM से जो रिजल्ट आएगा वही आंसर है। चलिए, तो AP GP हो गया, एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन भी हो गया। अब HP के क्वेश्चन अगर है तो एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद AGP और मिक्स में 2-4 क्वेश्चन जो भी हो अपन कर लेंगे, ठीक है। तो अपन जो लर्निंग सीक्वेंस है ना बच्चों अपना, उसी ऑर्डर से कर रहे हैं ताकि अपने को स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेके एंड तक के समझ में आ जाए। चलिए, तो क्वेश्चन, लेट A1 A2 A3 बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, लिखा आपने HP विथ A1 5 A20 25, द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच an इज लेस देन 0। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया, ओल्ड क्वेश्चन है 2012 का। तो यहाँ पर A1 आपको पता है कि अगर ये HP है तो इनके रेसिप्रोकल टर्म्स किस में होंगे, AP में होंगे,
तो आपका जो AP है उसका पहला टर्म क्या बनेगा 1/5 और उसका 20th टर्म क्या बनेगा 1/25। ठीक है, तो क्या इतना यूज़ करके आप D की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसानी से सर। ये आप लिख दो A1 प्लस n-1 इंटू D। अब ये आपको दे रखा है 1/5 1/25 इक्वल टू 1/5 प्लस 19D। तो 19D बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 1/25 माइनस 1/5, 5 ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ -4/25, 19 को भी नीचे ले लूँ, D आ गया -4/19 इंटू 25। चलिए इतना टास्क तो हो गया मेरा। अब क्या सर, अब ये करना बचा जो फाइंड करना था, है ना, an लेस देन 0 हो ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब इसके लिए an को लेस देन 0 कर दो, है ना। अगर an लेस देन 0 आएगा तो क्या an भी लेस देन 0 आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका कर दो ना A1 प्लस n-1 इंटू D लेस देन 0। अब A1 जो है वो फर्स्ट टर्म है बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म है अपना 1/5 n-1 इंटू D नेगेटिव में है -4/19 इंटू 25, ये इंटू है ना मल्टीप्लाई। तो ऐसा बस होना चाहिए हमारे पास। इसको सामने पुट कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको यहीं पे मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, देखो 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 19 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेम बन गया। तो ऑटोमेटिकली मेरा जो डिनोमिनेटर दोनों में से कट हो गया, सामने जाके 0 हो गया। तो 95 इसको सामने पुट कर देता हूँ, 95 लेस देन 4 टाइम्स n-1, तो ये 4 इधर आएगा, 99 लेस देन 4n, तो n ग्रेटर देन 99/4। अब आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लाना है, तो 99/4, 99/4 यानी 24 पॉइंट समथिंग, है ना, 24.75 से बड़ा। इससे बड़ा स्मॉलेस्ट कौन आएगा, इससे बड़ा वैल्यू आती है 25, तो 25 छोटा से छोटा ग्रेटर वैल्यू आएगी। सो n मस्ट बी 25, ठीक है ना। तो आपको n की स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आंसर 20, अच्छा ऑप्शन था, ऑप्शन डी हमारा आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते, ये 2023 का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को रीड करके आपको लगभग 50% बच्चों को ये आइडिया ही नहीं लगेगा ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। अब आपको इतना पता चल गया सर, आप करा रहे हो ना AP कराया, आपने GP कराया, AM कराया, GM कराया, HP भी हो गया, तो ये उसके आगे तो सर क्या टॉपिक बचे अपने, स्पेशल सीक्वेंस बचा और क्या। तो ये देखो यहाँ पर लेट 7 5 5 5 5 5 अप टू r टाइम्स इंटू 7 डिनोट r+2 डिजिट नंबर वेयर द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर 7। समझ गए बात को, बीच में r बार 5 5 5 लिखने हैं अपने को, रिमेनिंग डिजिट 5, ठीक है। कंसिडर दिस सम एस इक्वल टू दिस। क्या आप देख पा रहे हो क्वेश्चन को, 1 टाइम 5 आया, 2 टाइम 5 आया, 3 टाइम आया, अप टू 98 टाइम बीच में 5 आया, तो 100 डिजिट का नंबर बन गया, इसको एस बोला हुआ है। और अगर एस को 99 टाइम्स 5 के फॉर्मेट में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो m प्लस क्या वैल्यू पूछ रखी है, m प्लस n की वैल्यू क्या होगी, जहां n जो है वो 3000 से लेस वाला नंबर है। वैसे और भी बन सकता है, बट अपन को यहाँ पे 3000 से लेस नेचुरल नंबर बनाना है ना, नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस टॉपिक AGP, है ना, जो JEE मेन का फेवरेट टॉपिक है ना, वो JEE एडवांस में 2023 ईयर में आया है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे सर, कैसे पता चला, देखो सबसे बढ़िया हिंट ये है, बेस्ट क्वेश्चन है इस पूरे सीरीज का, कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सर एक्चुअली 10 से मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, तो किसने बोला, 77 है, 770 7700 दिख रहा है, हल्का सा तो हो रहा है, हल्का सा तो कुछ नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, साथ में एक AB भी बन रही है, मतलब AGP के टाइप का क्वेश्चन। मैं एग्जैक्टली AGP नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रहे, टॉपिक AGP है, मैंने इसको AGP नहीं बोला है, माइंड इट। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं सर, AGP के क्वेश्चन में रेशियो से मल्टीप्लाई करते, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते, बिल्कुल वही करेंगे, देखना आराम से। इसको रिजल्ट 1 बोल दूँ, चलो मैं रेशियो कितना बताया रफली 10, तो 10 टाइम्स S इक्वल टू ये 770 प्लस 7 570, जरा देखते रहना बच्चों, कहाँ तक आएगा, इस नंबर तक आएगा। तो देखो 7 बीच में बहुत बार 5 7 और लास्ट में 0, ये कितनी बार है 98 टाइम्स, दिख रहा है, आराम से जाना है अपने को। ये 5 ही है एक्चुअली, थोड़ा ब्रैकेट में छोटा कर दूं, है ना,
जल्दी जल्दी भागने में ही क्वेश्चन गलत करते हैं अपन। क्लियर हो गया? अब एजीपी में सर आप यही करते हो ना कि सब्ट्रैक्ट में भी वही करूंगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूंगा इन दोनों को। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं नेगेटिव कर दूँ, तो ये सब माइनस 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 हो गए। ध्यान से 10 एप्पल माइनस 1 एप्पल 9 एप्पल। अब 770 माइनस 30 तो कुछ नहीं होगा सर, बहुत दूर है ये, इससे करो ना, ये बराबरी वाले में आप ना मुकाबला करवाओ। तो -77 मैं एज इट इज लिख लेता हूँ क्या। अब ये और इनका आप पिक्चर बना दो। क्या पिक्चर बनेगी सर? 70 माइनस 57 कितना हो जाएगा? 13, है ना। फिर देखो 7570 माइनस 7557 ये कितना हो जाएगा? अगेन 13। दिख रहा है कितनी बार होगा सर? जितने नंबर आएंगे ना उतनी बार होगा। 98 तक आया हुआ है तो 98 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा ये? देखो, एक बार 5 वाला, 2 बार 5 वाला, 98 बार 5 वाला, कितना नंबर हुआ सर? 98 टाइम्स। उतने बार 13 आएगा। ठीक है, धीरे धीरे कर रहा हूं आराम से। अब एक दो ही क्वेश्चन है तो अपन आराम से प्रॉपर्ली क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद सर एक टर्म छूट गया। क्या छूट गया? इतना हमने लिखा तो क्या कुछ छूट गया मेरे पास? जरा देखो ना, जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, इसको 10 से, वैसे ना मैंने एक टर्म कम लिखा, मैं आपको जरा करके बता दूं। ये प्रीवियस टर्म है ना, ये प्रीवियस टर्म है एक टर्म, ऐसे है, ये 97 टाइम्स वाला है। और एक टर्म आया था मेरे पास 755, इसी को मैं रीराइट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमें दिखे कि भाई ये टर्म जो है ना ये 98 वाला है। अब सोचो, मैं आपको एक चीज करके बताऊं, 755570 ये कितने डिजिट है सर? 97 टाइम तो 5 है, 98 99 100, ये 100 डिजिट है। तो क्या ये भी 100 डिजिट है? आप ये मत देखो सर यहाँ 97 100 ये क्या, ये छोड़ो, कितने डिजिट है बच्चा? टोटल कितने डिजिट है सर? 98 5 बार हो गए और 1 2 और 3 एक्स्ट्रा हो गए तो 100 डिजिट हो गए। ये भी 100 डिजिट है। गेटिंग इट? तो एक टर्म बच जाएगा। अपन को पता भी है ना एजीपी में लास्ट में एक टर्म बचता है, याद है आपको? हाँ, वही टर्म है ये। तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूं। क्या लिखूंगा? 7555 अप टू 570 कितनी बार आया सर? 5 जो है ना 98 बार आया। चिंता मत करो, इसको मैं ऐसा बना दूंगा, इसको अपन ऐसा बना देंगे एक आगे वाला। कैसे? अभी दिखाता हूं। इतना क्लियर हो गया? सब्ट्रैक्ट करा, 98 बार 13 आया, माइनस का 77। अब देखो, अब क्या है इसके अंदर कि इस टर्म को 101 डिजिट का नंबर दिख रहा है। 98 प्लस 2 प्लस 1 101 डिजिट है। तो 70 में से अगर मैं 13 घटा दूं, इसको 2 पार्ट में कट कर दूं, तो क्या ये भी 57 बन सकता है? जरा देखना, मैं इसी टर्म को रीराइट कर रहा हूं। यहीं पे एक ट्विस्ट था, इतना तक तो चलो और भी कुछ स्टूडेंट कर लेंगे, बच्चा यहीं फंस जाता। क्या सर? कि सर इसको मैं ऐसा लिख पाऊंगा? यहां तक मैंने कुछ नहीं करा, 70 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक 57 और एक 13। क्या बात पकड़ में आई? अरे बताओ भाई, पकड़ में आ गई? लास्ट का जो 70 था ना, मैं बोल दूं 170 170 को क्या मैं ऐसा लिख दूं 157 प्लस 13। बिल्कुल सही बात है। तो इसको मैंने ऐसे ही रखा है, 57 प्लस का 13 बन गया, है ना। तो अब ये कितनी बार हो गया सर? ये 99 बन गया। क्यों? क्योंकि 98 तो था ही था, एक एक्स्ट्रा आ गया ना, तो 99 बन गया। बन गया क्वेश्चन। तो बच्चे को यही दिक्कत होती है कि सर 99 टाइम्स में कहाँ से लाऊंगा, यही दिक्कत आ जाती है। तो ये भी आ गया। अब 13 मेरे पास कितना हो गया? 98 बार और एक बार 99 टाइम्स। तो अल्टीमेटली 9 टाइम्स एस इज इक्वल टू -77 प्लस 13 इंटू 99, 13 इंटू 99 और कितना आया? 755 वाला तो बहुत बार आपने लिख लिया, बस ठीक है, 99 टाइम्स। अब इस चीज़ को कंपेयर कर लेते हैं ना। लास्ट एक हमारा पॉइंट बच गया कि सर इसको कंपेयर करवाओ और इसको कंपेयर करवाओ। क्या था आंसर? अब मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, देखो ये तो मैच कर गया, ये तो खत्म बात। तो जो बचा न्यूमरेटर वो अपना m है और जो 9 नीचे आएगा वो अपना n है। तो n की जगह 9 कर दूं। अरे भाई रिलेट नहीं कर रहा हूँ मैं ना, 9 को नीचे ले लिया, हर बच्चा समझ लेगा ये। तो n की जगह 9 आ गया और m क्या आ गया मेरा? m ये 1300 इंटू 13 इंटू 99 मतलब 1300 माइनस 13 1287। अरे सर कैसे कर लेते हो आप? वैदिक गणित आपको आती है क्या? वैदिक नहीं भाई, 100 टाइम कर लूँगा तो 1300 माइनस 13, सीधा देसी अपना हिसाब है ये। तो 1287 माइनस का 77 कितना आएगा? 1210, 1210। सही लिख रहा? बिल्कुल सही है। तो n आ गया, m आ गया। पूछा क्या था बच्चा मेरे को? m प्लस n, है ना। क्वेश्चन ऑफ दी
क्वेश्चन ऑफ द वीडियो यही क्वेश्चन था। तो m प्लस n आ जाएगा 1219, 1210 प्लस 9 है ना 1219, तो 1219 आपका आंसर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ऑफ द क्वेश्चन जेड 2023। अब कोई स्पेशल एक दो क्वेश्चन बचे जो मिक्स में है, इजी है, छोटे छोटे है बट मिक्स में है। 2013 का क्वेश्चन, लेट Sn इक्वल टू दिस सिग्मा 1 से 4n माइनस 1 की k प्लस 1/2 k स्क्वायर, देन Sn कैन टेक दी वैल्यूज। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है? नए प्रकार का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ना बहुत कम आते हैं, और आते भी तो भी हायर लेवल पे आते हैं। अब इसमें एक भी बच्चा ये नहीं कर सकता कि मैं सीरीज लगा दूं, नहीं बच्चा, ये ऑल्टरनेटिव सीरीज है। के को इवन रखोगे ना तो कट जाएगा, ऑड आ जाएगा। अगर ऑड रखोगे तो इवन आ जाएगा, मतलब ऑड इवन डबल बार चलता रहेगा। तो आप ये नहीं करोगे। हाँ, ऐसा नहीं कि इवन रखने पे ऑड रखने पे इवन, ऐसा भी नहीं है। इवन रखने पे इवन भी आएगा, इवन रखने पे ऑड भी आएगा। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीरीज है। तो जब बहुत खराब क्वेश्चन आए ना, उसको खोल दो। क्या करेंगे? खोल देंगे, है ना। तो इसको एक बार बिल्कुल एकदम दिमाग को भूल जाओ, दिमाग को साइड पे रख दो, खाली के की वैल्यू पुट करो। के 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर आएगा, खाली आगे प्लस आएगा माइनस आएगा, यही चेक करना है। के को 2 करो, 2 का स्क्वायर, 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर। हर बच्चा कर लेगा, ये 10वीं कक्षा का बच्चा भी कर लेगा। क्या कर लेगा? बिल्कुल। तो के की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 इंटू 2/2, तो 1 आया, -1 की 1 पावर नेगेटिव। के की जगह 2 पुट करूँ, 2 इंटू 3/2, तो -1 की 3 पावर नेगेटिव। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर? दिख रहा है? -1 का पावर मतलब क्या? प्लस माइनस। चलो 3 पुट कर लेते हैं, 3 इंटू 4, दिख रहा है आपको? 3 इंटू 4/2, ऐसा कुछ बन रहा है। तो 12/2, 6। अब इवन आना चालू हो गया, तो इवन पावर है 1 की, प्लस आएगा, -1 की इवन पावर। 4 पुट करो 4 पुट करने पे 4 इंटू, चलो 4 करने पे इवन ही आएगा ना, 4 इंटू 2 कटेगा, अब इवन आएगा। 5 पुट करो, 5 इंटू 6 30, 30/2 15, -1 की 15 पावर ऑड पावर, -5 का स्क्वायर। तो क्या बिना बोले आप लोग समझ गए कुछ इस प्रकार की सीरीज बन रही है? हाँ कि ना? 2 बार प्लस 2 बार माइनस, लिखते जाओ, बन गई। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना था, बस इसको वैल्यू पुट करनी थी। अब इतनी इजी ये सीरीज बन गई। देखो क्या करो, ऑड इवन को एक बार रिपीट कर दो। देखो मैं लिख रहा हूँ, आप जरा क्रम देखना। 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों? आखिर आपने ऐसी नाइंसाफी क्यों करी, है ना। 7 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दिख रहा है आपको? इससे क्या होगा? वो फॉर्मूला पढ़ा था आपने बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, हर बच्चे ने पढ़ा है ये तो, है ना, हर बच्चे ने पढ़ा है ये तो। कितना आएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा सर, ये 3 - 1, 4 - 2, 7 - 2, ये तो हर एक से कॉमन निकल जाएगा, नहीं पता चला। अरे अभी लिख लेता हूँ। 3 + 1 3 - 1, 4 + 2 4 - 2, 7 + 5 7 - 5, और ये 14। क्या पता चला? सर सब में से ना 2 कॉमन निकल रहा है, तो सभी में से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, 2 कॉमन निकाल दिया, तो 2 अंदर क्या बचेगा? 1 + 3। अच्छा मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने खाली लिख दिया। 1 + 3, 2 + 4, 5 + 7। अरे हाँ सर, आप फैक्टर लिखते ना, जल्दी समझ में आ जाती बात। क्या बात समझ में आ गई? मैं लिख दूँ क्या? इसकी जगह लिख दूँ 3 + 1, और क्या? इसकी जगह लिख दूँ 4 + 2। क्या बचा? अरे बोलो भाई क्या बचा? सर 1 से लेके सभी तक एडिशन बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे बच गए। तो कॉमन आ गया। अब इसको मैं कॉमर्स के बच्चे को, आर्ट्स के बच्चे को भी समझा सकता हूँ, ये तो है ना। अब क्या सर, टर्म कितने हैं? कहाँ तक वैल्यू रखी आपने? सर के की जगह 4 रखा तो 8 तक आ गया मैं, है ना। के की जगह 4 रखा तो 8 तक आ गया। आप समझ पा रहे हो? यहाँ देखो, कहाँ देखो, कहाँ देखो, कहाँ देखो सर, मैं कहाँ देखे? यहाँ देखो, के की जगह 4 डाला, के की जगह 8 डाला, तो 8 तक आ गए। तो के की जगह मैं 4 इनपुट करूंगा, अप टू कितने आएंगे? अप टू 4 इन टर्म्स आ गया। तो भाई 4 इन टर्म्स का नंबर का एडिशन करना है, बोलो इतना इजी क्वेश्चन। और आंसर क्या दे रखा है? अच्छा वैल्यू चेक करनी है अपने को। तो आंसर क्या आएगा? n + 1/2, 4n + 1/2। अब 2 कटेगा, आंसर आएगा n 4n + 1। अब रही बात क्या? रही बात ये कि चेक करना है आपको, ऑप्शन आपको n में नहीं दिया, ये भी एक ट्विस्ट ला दिया छोटा सा। आपका आंसर तो यही बनता है 200% क्या 2000%। पर ये पूछ रखा है कि ये क्या क्या ले सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप k की जगह मान लो 10 डाल दिया,
तो 10 डालने पे क्या वैल्यू मिल सकती है, इसमें से कुछ मिल सकती है। 11 डालने पे कुछ वैल्यू मिल सकती है, मतलब कौन सी वैल्यू वैलिड है ये चेक करना है। तो आप ये तो सोच पा रहे हो कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, वो कंसेक्यूटिव नंबर है, 10 इंटू 11, 15 इंटू 16, इस दिख रहा है आपको, है ना। 4 का मल्टीपल भी है, मतलब देखो मैं अपन सोचते हैं, देखो k की जगह 1 डालोगे ना तो 4 इंटू 5 एक ऑप्शन बचता है, k की जगह n की जगह 2 डालो तो 8 इंटू 9 बच रहा है, n की जगह 3 डाल दो तो 12 इंटू 13। बात समझ में आई। फिर 4 पुट कर देंगे 16 इंटू 17। तो इनमें से कौन सा नंबर आ सकता है ये आपको टिक लगाना है बस। तो इसी में से कोई आएगा बच्चा, देखो 16 का अब कहाँ तक जाना, 1000 तक जाना, चलो 1000 तक चल जाते हैं। 1000 किसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है ना, 30 इंटू 30, चलो 32 इंटू 33, 30 कितना आएगा 4 का नेक्स्ट 36 इंटू 37 और 40 इंटू 41। अब ये तो रफली हो जाएगा, 40 इंटू 41 कितना आता है 1600 के ऊपर, तो 1600 तो है ही नहीं, मतलब ये तो गया, तो इन दोनों में से कोई आएगा, है ना। 30 से छोटा तो नंबर आ नहीं रहा, 30 इंटू 30 करूंगा तो इससे तो बड़ा ही नंबर, छोटा ही नंबर आएगा। तो ये 2 कौन सा नंबर आते हैं वो टिक लगाओ। और इसमें भी स्मार्ट ट्रिक, 3 इंटू 2 6 आ रही है तो 6 वाली वैल्यू आएगी, अरे सर क्या बात है। और इसमें भी स्मार्ट ट्रिक 6 इंटू 42 आती है तो लास्ट नंबर 2 आता है, ओहो ओहो, मतलब बिना कुछ करे ही आपने टिक लगा दिया। कैसे, मैंने जरूरत ही नहीं है भाई, करने की जरूरत ही नहीं है, 2 ही नंबर आ रहे हैं। अब 3 इंटू 2 करो यूनिट डिजिट पे 6 आना चाहिए, 7 इंटू 6 करो यूनिट डिजिट पे 2 आना चाहिए। तो जानबूझ के वो थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे बट आपको हेल्प तो जरूर कर देंगे। बहुत ही क्वेश्चन स्मार्टली डिजाइन होते हैं बच्चों एडवांस के। तो यही थे लास्ट क्वेश्चन, हमने 2009 से लेके बच्चों 2023 तक के सारे ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर दिए हैं। तो अब आप एडवांस के लिए अपेयर हो रहे हो तो ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को प्रॉपर एक बार देख लो ताकि आपके सारे ही एडवांस के क्वेश्चन जो सीक्वेंस चैप्टर के थे वो हो जाए। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद।